पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ आगे बढ़ता है, हर डेमोनिक बीस्ट को स्पीयर से डरा के पीछे हटा देता है। शांग गुआनशियू हर जगह बीस्ट्स के अटैक से ब्लॉक्ड रहता है। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। रास्ते में और डिसाइपल्स को बीस्ट से लड़ते देखकर वे मेंग हाओ की ताकत और उसके स्पीयर की शक्ति को समझने लगते हैं। एक्सेंट्रिक सॉन्ग और वू डिंगक्यू दोनों मेंग हाओ को देखकर हैरान हैं। एक्सेंट्रिक सॉन्ग अपने खूबसूरत स्नो फीनिक्स की मौत पर अफसोस करता है, लेकिन खुद को समझाता है कि माउंटेन में और भी कई रेयर स्पिरिट बीस्ट्स हैं। अब आगे वू डिंगच्यू खुश होकर हंसता है और एक्सेंट्रिक सॉन्ग को चढ़ाता है, भले ही ये लड़का मेरे वायलेट फेट सेक्ट का डिसाइपल नहीं है, तूने खुद बोला था कि कोई भी इस एरिया में आ सकता है। उसको तेरे माउंटेन फॉरेस्ट में ऐसे दौड़ते देख के मुझे तो मजा आ रहा है। मैं खुश हूं तो क्या? वो डिंगच्यू की आंखों में सेटिस्फैक्शन क्लियरली दिख रही है, जैसे पूरी रात का गुस्सा अब निकल रहा हो। एक्सेंट्रिक सॉन्ग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, उसके पास कोई जबरदस्त मैजिक आइटम है, इसलिए वो स्पिरिट बीस्ट्स को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन अभी लो है। वो स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट से बच के नहीं निकल पाएगा। मैंने ये फॉरेस्ट साउथ हेवन के अलग अलग इलाकों से लाई हुई ट्रीज से बनाया है और मिल्की वे सी के स्पिरिट वाटर से पानी दिया है। ये ट्रीज इतने पावरफुल हैं कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ते हैं, जिससे मेरे स्पिरिट बीस्ट्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। एक्सेंट्रिक सॉन्ग अपनी तारीफ करते हुए बोल ही रहा होता है कि अचानक उसकी आवाज रुक जाती है। नीचे मेंग हाओ फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और अब वो स्पिरिट माउंटेन के बिल्कुल करीब है, बस कुछ ही मीटर दूर। तभी एक बड़ा धमाका होता है। एक जाइंट वूली मैमथ लाल आंखों और तेज टस्क्स के साथ जमीन हिलाता हुआ उसके सामने आ जाता है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, अब तो ये लड़का गया काम से। ये मेरा म्यूटेटेड मैमथ है जो मैंने लाइफ वेस्टिंग केव से पकड़ा था। ये इतना पावरफुल है कि नॉर्मल फ्लाइंग स्वॉर्ड्स भी इसकी स्किन को स्क्रैच नहीं कर सकते। इवन 9th लेवल के कल्टीवेटर को भी ये रोक सकता है। वू डिंगच्यू का स्माइल थोड़ा फेड हो जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि ये मैमथ नॉर्मल बीस्ट नहीं है, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखने लगती है जब वो देखता है कि मेंग हाओ क्या करता है। फॉरेस्ट में मैमथ मेंग हाओ पर फुल फोर्स से चार्ज करता है। मेंग हाओ थोड़ा पीछे हटता है, अंदर ही अंदर सोचता है, यहां कितने डेमोनिक बीस्ट्स हैं यार। वो अपना आयरन स्पीयर उठाता है और मैमथ की तरफ पॉइंट करता है। मैमथ एकदम से हिलने लगता है, फिर उसकी ट्रंक एक धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। मैमथ पेन में भी रुकता नहीं और आगे बढ़ता है, लेकिन मेंग हाओ स्पीयर घुमा के उसकी बैक, माउथ और एक लेग को भी उड़ा देता है। मैमथ जमीन पर गिर जाता है और पूरा फॉरेस्ट उसकी चीखों से गूंज उठता है। मेंग हाओ थोड़ा पेल फेस के साथ आगे बढ़ जाता है, फॉरेस्ट से निकल के ट्रेजर माउंटेन की तरफ। पीछे शांग गुआनशियू अभी भी डेमोनिक बीस्ट्स में फंसा हुआ है और बस गुस्से से देख सकता है कि मेंग हाओ कैसे आगे निकल गया। फॉरेस्ट के बाहर मेंग हाओ के पीछे खून का एक लंबा ट्रेल छूटा है और हर तरफ डेमोनिक बीस्ट्स की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। व्हाइट रोब्ड डिसाइपल्स शॉक में हैं। ये बंदा कितना डेंजरस है। मेंग हाओ माउंटेन पर चढ़ाई शुरू करता है, सोचता है, अगर मैं ये माउंटेन क्रॉस कर लूं तो शायद शांग गुआनशियू से बच जाऊं। माउंटेन के फुट पर उसको एक बोल्डर के नीचे एक पिल बॉटल मिलती है, जिसमें से कलरफुल लाइट निकल रही होती है। वो बॉटल उठाता है, खोलता है और एक जबरदस्त खुशबू आती है। अंदर एक मेडिसिनल पिल होती है जो थंब के साइज की है। मेंग हाओ एक्साइटेड होकर सोचता है, अब समझा ये सब डिसाइपल्स यहां क्यों घूम रहे हैं। ऊपर प्लेटू पर वो डिंगच्यू हंस के बोलता है, ये यूनिवर्स स्पिरिट पिल है, क्यूआई कंडेंसेशन स्टेज के लिए बहुत यूजफुल। एक्सेंट्रिक सॉन्ग का चेहरा और भी खराब हो जाता है, लेकिन वो कोल्ड टोन में बोलता है, मेरे ट्रेजर माउंटेन पर और भी कई मेडिसिनल पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स हैं, लेकिन अगर ये लड़का सोच रहा है कि वो टॉप तक पहुंच जाएगा तो वो सपना देख रहा है। यहां के स्पिरिट बीस्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। सिर्फ सबसे टैलेंटेड लोग ही माउंटेन के ऊपर टिक सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मेंग हाओ को एक और डेंजरस बीस्ट मिलता है, डियर का बॉडी और पाइथन का हेड। ये बीस्ट सुपर फास्ट है और ब्लड की स्मेल से और भी क्रेजी हो जाता है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग प्राउडली बोलता है, ये बीस्ट कभी हार नहीं मानता जब तक मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद माउंटेन से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं और बीस्ट अपनी आंख और टेल खो चुका होता है। सिर्फ 2 लेग्स बची होती हैं, लेकिन फिर भी भागता रहता है। मेंग हाओ माउंटेन पर आगे बढ़ता है, रास्ते में स्पिरिट स्टोन्स, मेडिसिनल पिल्स और मैजिकल आइटम्स कलेक्ट करता जाता है। एक जगह उसको एक ग्लोइंग स्क्रॉल पेंटिंग मिलती है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का जबरदस्त फ्लो होता है। वो एक्साइटेड होकर उसको अपने बैग में डाल लेता है। नीचे से डिसाइपल्स उसको देख के शॉक हो जाते हैं। ये बंदा कौन है? उसका स्पीयर तो एकदम हेवनली ट्रेजर लग रहा है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग का चेहरा और भी डार्क हो जाता है, उसकी आंखों में टेंशन क्लियरली दिख रही है। वो सोचता है, ये स्क्रॉल पेंटिंग तो मेरी सबसे बड़ी ट्रेजर थी, अब ये भी चली गई।
माउंटेन के स्नोई एरिया में मेंग हाउ और भी स्पीड से आगे बढ़ता है। नीचे जितने भी डिसाइपल्स हैं सब उसको देख के जलस होते हैं। काश हम उसकी जगह होते। शांगगुआन शिव अब हेल्पलेस फील करता है, माउंटेन पर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसका गुस्सा मेंग हाउ के लिए और भी बढ़ जाता है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग। हर बार जब मेंग हाउ उसके किसी प्रेशियस बीस्ट को हर्ट करता है, अपनी कंसंट्रेशन पिल्स खा के प्रिटेंड करता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा होता है। वो टीथ ग्राइंड करके बोलता है, ये स्नो एरिया मेरे सबसे रेयर स्पिरिट बीस्ट्स के लिए है। स्काई रेंडिंग कॉन्डोर तो यहाँ का सबसे डेंजरस बीस्ट है, उसके टैलेंट्स मेटल भी तोड़ सकते हैं। अब तो मेंग हाउ गया। कुछ देर बाद कॉन्डोर की एक टैलेंट टूट चुकी होती है, आधा विंग चला गया होता है और वो खून थूक रहा होता है। कॉन्डोर की चीखें स्नो में गूंज रही होती हैं और मेंग हाउ माउंटेन के पीक के बिल्कुल करीब होता है। नीचे सब डिसाइपल्स ऑन वे में उसको देख रहे होते हैं। ये बंदा तो हमारी ट्रायल बाय फायर में घुस के सब कुछ लूट रहा है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग फाइनली कंट्रोल लूज करने लगता है जब मेंग हाउ माउंटेन के पीक के पास एक ब्लैक नेट भी उठा लेता है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग खड़ा हो जाता है, रेडी हो जाता है मेंग हाउ को खुद सबक सिखाने के लिए। एक दो बार तो एक्सेंट्रिक सॉन्ग ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब छठी बार मेंग हाउ ने उसके ट्रेजर माउंटेन से कोई चीज उठा ली तो उसका पेशेंस टूट गया। अब उसकी आंखों में गुस्सा और बेइज्जती दोनों दिख रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो उसे उस हेवन एंटेंगलिंग नेट का था जो उसके लिए स्क्रॉल पेंटिंग से भी ज्यादा प्रेशियस थी। वो नेट ऐसी मैजिकल आइटम थी जो किसी को भी तुरंत फंसा सकती थी, और जितनी ज्यादा किसी की कल्टीवेशन उतनी ज्यादा ये नेट पावरफुल हो जाती थी। एक्सेंट्रिक सॉन्ग ने सोचा था कि माउंटेन पर रख के सबको इंप्रेस करेगा, पर उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई सच में उस नेट को ले जाएगा। अब तो उसका बस चले तो मेंग हाउ को खुद पकड़ के सब कुछ वापस ले ले। लेकिन तभी वुडिंगच्यू एकदम से खुश होकर अपनी बड़ी सी स्लीव हिलाता है और एक्सेंट्रिक सॉन्ग के सामने आ जाता है, उसका रास्ता रोक लेता है। वुडिंगच्यू हंस के बोलता है, फेलो डाओइस्ट सॉन्ग, साउदर्न डोमेन के इतने बड़े कल्टीवेटर हो, अब क्या कर रहे हो? तुमने खुद बोला था कि 7 दिन तक कोई भी माउंटेन पर जा सकता है और जितनी चीजें ले सकता है ले ले। अब अपने शब्दों से मुकरोगे क्या? तुमने खुद ये पीक यहां माउंट टियान शान से उठाकर लाई थी और ईस्ट सी की 10,000 साल पुरानी मिट्टी से इस जगह को फर्टिलाइज किया था। तुमने बोला था कि कोई भी क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर यहां जीत सकता है, बस स्किल होनी चाहिए। अब ऐसे बिहेव करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगर बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? वुडिंगच्यू की स्माइल और भी ब्रॉड हो जाती है। उसको मजा आता है एक्सेंट्रिक सॉन्ग को उसके ही वर्ड्स याद दिला के। एक्सेंट्रिक सॉन्ग का चेहरा और भी बेकार हो जाता है। अंदर ही अंदर तो वो जल रहा है। थोड़ी देर चुप रहकर वो अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से 2 बड़े कंसंट्रेशन पिल्स निकालता है और एक सांस लेके उनको निगल जाता है। तभी उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो अपनी कॉन्शियसनेस मेंग हाउ की तरफ भेजने की कोशिश करता है ताकि उस आयरन स्पीयर का राज समझ सके। लेकिन वुडिंगच्यू फिर से हंस पड़ता है और अपनी स्लीव हिलाता है। एक ग्लोइंग शील्ड पूरे प्लेटू को कवर कर लेती है, एक्सेंट्रिक सॉन्ग की कॉन्शियसनेस को ब्लॉक कर देती है। वुडिंगच्यू ताना मार के बोलता है, एक लोअर जनरेशन क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को अपनी कॉन्शियसनेस से इंस्पेक्ट करोगे? तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करा रहे हो। एक्सेंट्रिक सॉन्ग भी चुप नहीं रहता, वो भी अपनी स्लीव हिलाता है और एक और शील्ड बना देता है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं भी तुम्हें रोकूंगा। उस लड़के का आयरन स्पीयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 4 घंटे बाद मेंग हाउ माउंटेन के पीक पर पहुंच जाता है, आयरन स्पीयर हाथ में। वो आगे बढ़ के देखता है तो एक बड़ी सी फ्लैग जमीन में लगी होती है और उसके नीचे एक बैग रखी होती है जिसका रंग इतना वाइब्रेंट होता है कि देखते ही लगता है जैसे दिमाग खींच रहा हो। मेंग हाउ की सांसें तेज हो जाती हैं। वो बैग उठा लेता है और जैसे ही उठाता है फ्लैग गिर जाती है। नीचे जंगल में जितने भी डिसाइपल्स और ऑन लुकर्स हैं सबकी आंखों में शौक और जलन दिख रही होती है। सब देखते हैं कि मेंग हाउ कैसे माउंटेन के ऊपर आराम से स्पिरिट स्टोन्स और मेडिसिनल पिल्स कलेक्ट करता जा रहा है। फ्लैग गिरते ही सबके बीच और भी ज्यादा चर्चा शुरू हो जाती है। शांगगुआन शिव दूर से मेंग हाउ को मर्डर सली घूरता है, लेकिन इतना सब देख के उसकी हिम्मत नहीं होती कि पीछे जाए। अंदर ही अंदर वो सोचता है, अगर कोई तरीका मिल जाता तो मैं मेंग हाउ को अब तक मार चुका होता। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऊपर प्लेटू पर वुडिंगच्यू की हंसी गूंज उठती है और एक्सेंट्रिक सॉन्ग शॉक में मेंग हाउ को अपनी बैग ऑन ऑफ द कॉस्मोस ले जाते हुए देखता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जैसे सारा खून निकल गया हो। अब तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो स्लीव फ्लिक करके मेंग हाउ के पीछे दौड़ने की सोचता है, लेकिन वुडिंगच्यू फिर से उसका रास्ता रोक लेता है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग गुस्से में चिल्लाता है, वुडिंगच्यू अब भी मुझे रोक रहे हो? फ्लैग गिर गई, तुमने बैट नहीं जीती, मैं हारा नहीं, ट्रायल खत्म हो चुका है। अब अगर तुमने मुझे रोका तो मैं अटैक कर दूंगा। वुडिंगच्यू एकदम कूल होकर बोलता है,
फेलो डाओइस्ट सॉन्ग, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि गो गेम खत्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। जब मैं निकलने लगा तो तुमने भी मुझे रोका था। अब तुम खुद निकलना चाहते हो, अपने ही शब्दों से मुकरोगे। वो डिंगच्यू की स्माइल और भी वाइड हो जाती है। उसको मजा आ रहा है एक्सेंट्रिक सॉन्ग को उसकी ही बातों में फंसाते हुए। एक्सेंट्रिक सॉन्ग कुछ बोल नहीं पाता, बस गुस्से से पांव पटक के माउंटेन हिला देता है, लेकिन प्रेस्टिज की वजह से कुछ और नहीं कर सकता। मजबूर होकर फिर से गो गेम खेलने लगता है। वो डिंगच्यू भी मजाक उड़ाता है, बियर्ड को स्ट्रोक करता है और गो पीस को बहुत स्लो मोशन में बोर्ड पर रखता है, जैसे ये गेम महीनों तक चलेगी। फिर वो डिंगच्यू अपने डिसाइपल्स को सीक्रेट मैसेज भेजता है, माउंटेन छोड़ दो, मैं गो गेम खत्म करके तुम्हारे साथ सेक्ट वापस आऊंगा। तब तक तुम्हारा नेक्स्ट ट्रायल है। जो बंदा माउंटेन के पीक पर गया है उसको ढूंढो और उसका ट्रेजर्ड स्पीयर मुझे ला कर दो। जो भी ये करेगा उसको इनर सेक्ट का प्रमोशन मिलेगा। सब डिसाइपल्स एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्सेंट्रिक सॉन्ग ताना मार के बोलता है, क्या साउदर्न डोमेन का फेमस वायलेट फेट सेक्ट अब लोगों को मार के उनके ट्रेजर्स छीनेगा? वो डिंगच्यू सीरियस होकर कहता है, ध्यान से सुनो, तुम लोग उस बंदे को हार्म नहीं करोगे, सिर्फ ट्रेड करोगे, लूट नहीं। जो भी रूल तोड़ेगा उसको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब डिसाइपल्स सोच रहे हैं, ट्रेड तो करेंगे लेकिन फोर्स यूज करने से तो मना नहीं किया। अब सब डिसाइपल्स माउंटेन के चारों तरफ फैल जाते हैं। कोई मेंग हाउ को ढूंढने निकल पड़ता है, कोई उसको इंटरसेप्ट करने की सोचता है। सबके मन में एक ही बात है, उस आयरन स्पीयर को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच मेंग हाउ माउंटेन से नीचे उतर रहा है और जितने भी स्प्रिट स्टोन्स, मेडिसिनल पिल्स मिलते हैं, सब अपने बैग्स ऑन फोल्डिंग में डालता जा रहा है। उसको लग रहा है कि ये कोई ट्रायल बाय फायर रीजन है जो किसी सेक्ट ने सेट किया है। अब शांग गुआन शियू भी उसके पीछे नहीं आ रहा, लेकिन मेंग हाउ को लगता है कि जिस सेक्ट का ये ट्रायल है वो लोग उसके इंटरफेरेंस से खुश नहीं होंगे, इसीलिए वो फुल स्पीड में भागता है, एकदम अलर्ट। उसके बैग्स ऑफ होल्डिंग अब तक के सबसे ज्यादा ट्रेजर से भरे हुए हैं। स्पिरिट स्टोन्स, पिल्स, फ्लाइंग स्वर्ड्स, पर्ल्स, 2 फ्लैग्स, स्क्रॉल पेंटिंग, ब्लैक नेट और सब मैजिकल आइटम्स। जब वो सब काउंट करता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास 78 अलग अलग पिल्स हैं और 8766 स्पिरिट स्टोन्स। वो खुद से बोलता है, मैं तो अमीर हो गया, ये सब कुछ तो रिलायंस सेक्ट के बेस्ट ट्रेजर से भी बेटर है। फिर वो स्क्रॉल पेंटिंग निकालता है जिसमें से एक ब्राइट लाइट निकलती है और अंदर माउंटेन्स, रिवर्स और हजारों मैजिकल बीस्ट्स की पेंटिंग दिखाई देती है जो देखने में जिंदा लगती है। उसको लगता है जैसे पेंटिंग से बीस्ट्स की आवाज आ रही हो। वो हिल जाता है, पेंटिंग जमीन पे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को कंट्रोल करता है और पेंटिंग को वापस उठाता है। ये तो असली ट्रेजर है। उसके बाद वो ब्लैक नेट निकालता है, स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है और नेट एकदम से एक्सपैंड होकर पूरा माउंटेन कवर करने लगती है, जैसे एक बड़ी ब्लैक क्लाउड। माउंटेन हिलने लगता है, क्रैक्स आ जाते हैं और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मेंग हाउ का दिल कांप उठता है। वो जल्दी से नेट को वापस छोटा कर लेता है और सोचता है, ये तो रिलायंस सेक्ट के सबसे बड़े ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिर में वो मल्टी कलर्ड बैग निकालता है। मेंग हाउ अपने हाथ में वो मल्टी कलर्ड बैग घुमाता है, सोचता है ये बैग ऑफ होल्डिंग जैसा लग रहा है पर थोड़ा ज्यादा पावरफुल। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से बैग को चेक करता है, उसका पूरा शरीर एकदम से कांप उठता है, जैसे कोई इनविजिबल बिजली उस पर गिर गई हो। उसकी आंखें फट जाती हैं, शॉक और एक्साइटमेंट दोनों साफ दिखते हैं। काफी देर तक वो बस वहीं खड़ा रहता है, फिर धीरे से बैग के अंदर झांकता है। वो धीरे से बोलता है, इतना बड़ा है। अंदर का सीन एकदम मिस्ट्री और एंडलेस लगता है, जैसे पूरा आसमान जमीन उसमें आ सकता है। बैग खाली है पर उसकी कैपेसिटी देखकर मेंग हाउ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है पूरी की पूरी पहाड़ियां और नदियां भी इसमें आ सकती हैं। यह बैग खुद में एक प्राइसलेस ट्रेजर है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। स्पिरिट स्टोन्स ने उसे खुश किया था, मेडिसिनल पिल्स ने उसे और एक्साइटेड किया, स्क्रॉल पेंटिंग ने हिला दिया, ब्लैक नेट की स्पिरिचुअल पावर ने उसे थोड़ा डरा दिया, लेकिन यह बैग तो उसका दिमाग ही घुमा देता है। काफी देर तक वो खुद को संभाल नहीं पाता। फिर वो खुद से बोलता है, मैं तो सच में अमीर हो गया, ये है असली दौलत। वो बैग को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो सोचता है, अगर ये किसी बड़ी सेक्ट का ट्रायल बाय फायर था तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंटरफेयर करूं, लेकिन इतनी सारी ट्रेजर्स, पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स लेके निकल जाऊं, ये लोग मुझे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अपने ट्रेजर्स किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। सब कुछ केयरफुली ऑर्गेनाइज करता है, एक गहरी सांस लेता है और केव से बाहर निकलता है। दूर से एक बड़ी सी वॉल्ड सिटी दिखती है जिसका नाम एंट्रेंस पे लिखा होता है, ईस्टर्न रिफाइनमेंट सिटी। नाम देखकर वो सोचता है
रिफाइनमेंट यानी कल्टीवेशन जैसा ही है, और ये ईस्ट में है। नाम सिंपल है पर शायद अंदर कुछ खास हो। सिटी गेट पे 2 डिसाइपल्स खड़े होते हैं, दोनों ब्लू रोब में, 3rd लेवल क्यूआई कंडेंसेशन के। एक बोलता है, फेलो डाओइस्ट, सिटी में एंटर करने से पहले टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही उसको मेंग हाउ की कल्टीवेशन फील होती है, उसका स्माइल थोड़ा फेड हो जाता है। मेंग हाउ पोलाइट टोन में कहता है, फेलो डाओइस्ट्स, मैं एक छोटी सी सेक्ट से हूं, पहली बार यहां आया हूं, क्या आप मुझे यहां के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? दोनों डिसाइपल्स इंप्रेस्ड हो जाते हैं। एक बोलता है, वाह, आपकी कल्टीवेशन बेस काफी रिफाइंड है। ये ईस्टर्न रिफाइनमेंट सिटी है, स्टेट ऑफ जाओ की 3 ग्रेट सेक्ट अलायंस ने मिलकर बनाई है। एंट्री टैक्स 3 स्पिरिट स्टोन्स है, पर आपके लिए सिर्फ 1 ही लगेगी। सिटी में फाइट बिल्कुल अलाउड नहीं है, वरना पनिशमेंट मिलेगी। मेंग हाउ एक स्पिरिट स्टोन देता है, रिग्रेट फील करता है। एक ही सही, पर पैसा तो पैसा है। मेरे पास 8000 से ज्यादा हैं, पर मुझे पता है कि कॉपर मिरर कितना ग्रीडी है। सिटी अंदर आते ही वो देखता है कि हर तरफ कल्टीवेटर्स ही कल्टीवेटर्स हैं, कोई भी मॉर्टल नहीं। सब मोस्टली क्यूआई कंडेंसेशन स्टेज के हैं। 7th लेवल वाले सिर्फ 3-4 ही दिखते हैं। स्ट्रीट्स पे शॉप्स की लाइन लगी है, हर शॉप से ब्राइट लाइट निकल रही है और हर जगह हसल बसल है। 3 दिन तक मेंग हाउ सिटी की हर मेडिसिनल पिल शॉप में घूमता है, हर जगह क्वेश्चंस पूछता है, पर अपनी बैग ऑफ होल्डिंग के सिर्फ 7 से 8 पिल्स के बारे में ही पता कर पाता है। लेकिन वो एक्साइटेड है क्योंकि जिन पिल्स का पता चला वो सब काफी एक्सपेंसिव हैं। एक स्पिरिट एस्टैब्लिशमेंट पिल तो 50 स्पिरिट स्टोन्स का है और उसके पास 8 हैं। वो सोचता है, काश बाकी पिल्स के बारे में भी पता चल जाता। तीसरे दिन वो सिटी के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी सी ग्लोइंग बिल्डिंग में चला जाता है। 100 ट्रेजर्स पैविलियन। अंदर सब कुछ जेड का बना है। स्पिरिचुअल एनर्जी हर जगह फील हो रही है और हर शेल्फ पे रेयर आइटम्स रखे हैं। पिल्स, स्वॉर्ड्स, पर्ल्स, बैनर्स, सब कुछ। सबसे ज्यादा उसका ध्यान 2nd फ्लोर के एक बड़े पिल फर्नेस पर जाता है, जिसके पास एक ब्लैक रोब में मिडिल एज्ड आदमी बैठा है, आंखें बंद, मेडिटेशन में। उस आदमी से एक अलग ही पावर का ऑनरा आ रहा होता है जो बाकी सबसे ज्यादा है। मेंग हाउ सोचता है, ये तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, क्या मैं भी एक दिन इतना पावरफुल बन पाऊंगा? उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। तभी एक पिंक ड्रेस वाली लड़की उसके पास आती है, स्माइल के साथ बो करती है और उसकी ड्रेस थोड़ी सी नीचे गिर जाती है, जिससे मेंग हाउ ऑकवर्ड फील करता है। वो सोचता है, मुझे गलत जगह नहीं देखनी चाहिए, लेकिन उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो पूछता है, क्या आपके पास कोई जेड स्लिप्स हैं जो मेडिसिनल पिल्स के बारे में बताते हैं? लड़की हंस के बोलती है, बिल्कुल हैं, डाओइस्ट ब्रदर, प्लीज फॉलो मी। वो उसको एक शेल्फ पे ले जाती है जहां 3 जेड स्लिप्स रखे हैं। 3 जेड स्लिप। ये स्टेट ऑफ जाओ के मोस्ट पिल्स का इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये कॉपी है तो कंटेंट थोड़ा अनक्लियर है। प्राइस है 100 स्पिरिट स्टोन्स। मेंग हाउ सोचता है, ये तो महंगा है, और पूछता है, क्या इससे भी ज्यादा डिटेल्ड कुछ है? लड़की एक और शेल्फ पे ले जाती है जहां एक क्रैक्ड जेड स्लिप रखा है। वो बताती है, ये एंशिएंट जेड स्लिप है, साउदर्न डोमेन के पिल्स, पॉइजन्स और एंटीडोट्स के साथ सब कुछ डिटेल में है, लेकिन क्रैक्ड है, सिर्फ 4 से 5 बार ही पढ़ सकते हो। प्राइस है 200 स्पिरिट स्टोन्स, पर मैं डिस्काउंट के लिए ट्राई कर सकती हूं। बट आप मुझे कैसे थैंक करोगे? ऐसे बोलते हुए कियाओ लिंग उसे स्माइल के साथ देखती है। मेंग हाउ एकदम ऑकवर्ड हो जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो सोचता है, मैं तो बस एक स्कॉलर हूं। कियाओ लिंग उसकी शर्म को देख के हंसी छुपा लेती है, फिर अपनी कमर हिलाती हुई पिल ओवन के पास जाती है। वहां बैठे मिडिल एज्ड अंकल से कुछ बातें करती है और वापस आकर विंक करते हुए बोलती है, चलो 120 स्पिरिट स्टोन्स में हो जाएगा। मेंग हाउ खुशी से सांस लेता है, सोचता है, बच गए कुछ स्पिरिट स्टोन्स। वो रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करता है। कियाओ लिंग उसको जेड स्लिप्स देती है और बोलती है, मुझे बिग सिस बुला सकते हो। मेंग हाउ उन स्लिप्स में स्पिरिचुअल पावर डालता है और तुरंत उसके दिमाग में हजारों मेडिसिनल पिल्स की इन्फो आ जाती है। उसको अपने बैग के 3 पिल्स तुरंत पहचान में आ जाते हैं। वो स्पिरिट स्टोन्स देकर वापस मुड़ता है तो कियाओ लिंग उसको दूर तक छोड़ने आती है, आंखों में थोड़ा इंटरेस्ट। मेरा नाम कियाओ लिंग है, अगली बार मुझे ही ढूंढना। मेंग हाउ एकदम शर्मा जाता है, उसका चेहरा और लाल हो जाता है और वो जल्दी से निकल जाता है। बाहर आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और वो सोचता है, ये फीलिंग पहली बार है, थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा भी लग रहा है। अभी 100 ट्रेजर्स पैविलियन के 2nd फ्लोर से एक ग्रुप निकलता है। 7 से 8 लोग, लड़के लड़कियां, सब एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए। उनके बीच एक लड़का है, ब्लू रोब में, थोड़ा डाउनकास्ट लग रहा है। वो है जो काई, रिलायंस सेक्ट का पुराना डिसाइपल। जैसे ही जो काई की नजर मेंग हाउ पर पड़ती है, वो हैरान होकर चिल्लाता है, मेंग हाउ। सब लोग रुक जाते हैं और मेंग हाउ भी मुड़कर देखता है।
जो गाय अब रिलायंस सेक्ट के डिसॉल्व होने के बाद किसी बड़े ग्रुप के साथ अटेंडेंट बन गया है। उसके ग्रुप में एक एरोगेंट लड़का है, सन हुआ, जो फैन लेकर खड़ा है 7th लेवल की कल्टीवेशन के साथ। एक लड़की ग्रुप में बोलती है, ये तो रिलायंस इनर सेक्ट का लास्ट डिसाइपल है, बिल्कुल ड्राइंग जैसा लग रहा है। अब सबकी नजर मेंग हाउ पर टिक जाती है। स्टेट ऑफ जाओ के कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी एक बड़ी खबर चल रही है। रिलायंस सेक्ट का पैट्रियार्क रिलायंस मरा नहीं, उसने अपने एक ही इनर सेक्ट डिसाइपल के लिए सबको डरा दिया और उस डिसाइपल को एक जबरदस्त ट्रेजर दिया है जो किसी भी कल्टीवेटर को मार सकता है। अब हर सेक्ट चाहता है कि मेंग हाउ के ट्रेजर का राज समझे। सब लोग उसकी तस्वीर लेकर उसको ढूंढ रहे हैं। अब मेंग हाउ को सब घूर रहे हैं। कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, पीछे से भी लोग आ जाते हैं। दोनों साइड भी बंद हो जाती है, एकदम सराउंडेड। क्याओ लिंग ऊपर से देख रही है, थोड़ा वरीड। मेंग हाउ कूलली बोलता है, आप लोगों को क्या चाहिए? एरोगेंट सन हुआ स्माइल के साथ बोलता है, बस सुना है पैट्रियार्क रिलायंस ने तुम्हें कोई जबरदस्त गिफ्ट दिया है, तो सोचा एक नजर देख लें। दूसरा भी बोलता है, फेलो डाओइस्ट मेंग, ट्रेजर दिखा दो, सब देखना चाहते हैं। सबको लगता है मेंग हाउ अब फंस गया है, लेकिन मेंग हाउ एकदम कूल रहता है। आंखों में ठंडी सी चमक के साथ मॉक करते हुए स्माइल देता है। वो अपने बैग ऑन होल्डिंग पर हाथ मार के आयरन स्पीयर निकाल लेता है, जमीन में गाड़ देता है और स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पीयर को ऐसे ग्लो कर देता है कि सब लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। वो बोलता है, जिसको मरना है आगे आके देख ले। उसका कॉन्फिडेंस देख के सब लोग थोड़ा हिल जाते हैं, लेकिन असली में मेंग हाउ 2 कदम पीछे इसलिए गया था ताकि सिटी गेट के करीब हो जाए और केओस में निकल सके। सब लोग स्पीयर को देखते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं। ये तो बस एक आयरन स्पीयर लग रहा है, मार्किंग्स हैं, लेकिन कोई खास इनकेंटेशन नहीं दिख रही। सन हुआ भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर जो गाय को आगे बुलाता है। तभी ईस्ट गेट से कुछ फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं। मेंग हाउ देखता है, व्हाइट रोब पहने 10-12 कल्टीवेटर्स आ रहे हैं, कुछ पहचान में भी आते हैं, और तभी उसको समझ आता है कि ये वही वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स हैं जिनका ट्रायल बाय फायर था। अब उसका एस्केप रूट भी ब्लॉक हो गया है। सन हुआ तुरंत व्हाइट रोब्ड डिसाइपल्स को देख के रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, एल्डर ब्रदर्स फ्रॉम वायलेट फेट सेक्ट, मैं सन हुआ हूं विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट से, आप सबका स्वागत है। बाकी सब भी तुरंत सल्यूट करते हैं क्योंकि वायलेट फेट सेक्ट का नाम ही काफी है। स्टेट ऑफ जाओ के सब सेक्ट्स को रिसेंटली वार्निंग मिली थी कि वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स को कभी प्रोवोक न करें। वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स सबको इग्नोर करते हुए अंदर आते हैं। उनकी नजर मेंग हाउ के आयरन स्पीयर पर टिक जाती है। अब पूरी सिटी का अटेंशन मेंग हाउ पर है। सब सोच रहे हैं अब क्या होगा। मेंग हाउ की आंखों में एकदम डार्क लुक आ जाता है। उसके चारों तरफ स्टेट ऑफ जाओ के अलग अलग सेक्ट्स के डिसाइपल्स खड़े हैं और ईस्ट गेट से वायलेट फेट सेक्ट के व्हाइट रोब्ड कल्टीवेटर्स भी आ रहे हैं। वो सोचता है, अगर मैंने यहां कोई भी गलत मूव किया तो पूरे शहर के पावरफुल लोग मेरी तरफ ध्यान दे देंगे और बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। स्टेट ऑफ जाओ के डिसाइपल्स तो एक्साइटेड हो जाते हैं। उनका सपना है वायलेट फेट सेक्ट के लोगों से दोस्ती करना ताकि उनकी अपनी सेक्ट में भी उनका स्टेटस बढ़ जाए। सब सोच रहे हैं ये लोग सन हुआ को इज्जत देने आ रहे हैं क्योंकि उसका नाम फेमस है और उसकी कल्टीवेशन भी स्ट्रांग है। सन हुआ तो खुश हो जाता है, अपने आप को स्टार समझने लगता है। सोचता है आज तो मेरा नाम पूरे स्टेट ऑफ जाओ में गूंजेगा। लेकिन मेंग हाउ के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सन हुआ आगे बढ़ के वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स को इनवाइट करता है। डाओइस्ट ब्रदर्स, मैं आप सबको फीनिक्स हेवन रेस्टोरेंट में दावत देता हूं। बाकी डिसाइपल्स भी एक्साइटेड होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स बिना देखे, बिना किसी को नोटिस किए सीधा सन हुआ और उसके ग्रुप को क्रॉस कर जाते हैं। सब शॉक्ड। सन हुआ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बाकी डिसाइपल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वायलेट फेट सेक्ट के लीड डिसाइपल केन शुइहेन जोर से हंस के बोलता है, फेलो डाओइस्ट, प्लीज रुक जाओ। भाई, क्या तुम अभी ट्रेजर माउंटेन से आ रहे हो? तुम्हारा स्टाइल देख के तो हम सब इंप्रेस्ड हैं। मैं केन शुइहेन हूं, वायलेट फेट सेक्ट से। आपका नाम पूछ सकते हैं? दूसरा डिसाइपल लू सॉन्ग भी हंसते हुए बोलता है, फेलो डाओइस्ट, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। अगर टाइम हो तो मैं दावत देता हूं, फिस्ट अरेंज करवा देता हूं। मैं लू सॉन्ग हूं, वायलेट फेट सेक्ट से। दोनों के चेहरे पर स्माइल है, लेकिन आंखों में एक अलग ही शार्पनेस दिख रही है। मेंग हाउ के चेहरे पे एक छोटा सा फ्राउन आता है, पर वो तुरंत पोलाइट स्माइल के साथ सल्यूट करता है। अपना नाम भी थोड़ा अनक्लियर बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है ये लोग अगर चाहें तो मुझे इजीली ढूंढ सकते हैं। बाकी स्टेट ऑफ जाओ के डिसाइपल्स तो शॉक में हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वायलेट फेट सेक्ट के लोग मेंग हाउ से इतनी पोलाइटली बात क्यों कर रहे हैं। सन हुआ के चेहरे पे इंसल्ट और डिसबिलीफ दोनों दिखते हैं। उसको लगता है
अगर मैंने अभी कुछ गलत किया होता तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। झोकाई भी सब देख रहा है, सोचता है एल्डर ब्रदर मेंग सच में डिजर्विंग है इनर सेक्ट का। अच्छा हुआ मैंने उसको स्पिरिट स्टोन्स दिए थे। रिलायंस सेक्ट तो खत्म हो गई, पर यह बंदा अब भी सबको हिला रहा है। ऊपर 100 ट्रेजर्स पेविलियन में कियाओलिंग भी यह सब देख रही है और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। केन शुइहेन स्पीयर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, एल्डर ब्रदर मेंग, क्या यही वो होली स्पीयर है जिससे तुमने ट्रेजर माउंटेन पर डेमोनिक बीस्ट्स को हरा दिया था? लू सॉन्ग भी बोलता है, हाँ, मैं तो तुम्हारे एक्शंस देख के इंप्रेस्ड हो गया था। यह स्पीयर तो एकदम ट्रेजर है। मेंग हाओ एक छोटा सा स्माइल देता है, हाँ, यही वो स्पीयर है। लू सॉन्ग फिर बोलता है, यह स्पीयर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको हमें बेच दो। केन शुइहेन भी आगे बढ़ता है, एक्सेंट्रिक सॉन्ग ने तो तुम्हें मार ही दिया होता अगर एल्डर वू ने उसको नहीं रोका होता। तुमने उसके ट्रेजर्स भी ले लिए, तो अब स्पीयर भी हमें दे दो। वायलेट फेट सेक्ट तुम्हें अच्छा प्राइस देगी। बाकी डिसाइपल्स धीरे धीरे सर्कल बना लेते हैं। सबकी आंखों में स्पीयर को लेने की लालच है। मेंग हाओ बोलता है, यह तो बस एक नॉर्मल स्पीयर है। लेकिन लू सॉन्ग फिर इंसिस्ट करता है, एल्डर ब्रदर मेंग, मजाक मत करो, मैं तो स्पीयर का नॉच तक देख चुका हूं, वही है। मेंग हाओ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। नॉच देख के सोचता है, मैं तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। लू सॉन्ग की आंखों में कोल्डनेस आ जाती है। वो सोचता है, किल तो नहीं कर सकते, पर फोर्स यूज कर सकते हैं। केन शुइहेन थ्रेटनिंग टोन में बोलता है, चाहे तुम स्पीयर ऑर्डिनरी बोलो, हम फिर भी खरीदना चाहेंगे। वायलेट फेट सेक्ट साउदर्न डोमेन की टॉप 5 सेक्ट्स में है। तुम्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए और स्पीयर हमारे एल्डर वू के लिए चाहिए। सन हुआ और बाकी स्टेट ऑफ जाओ के डिसाइपल्स तो अब खुश हो जाते हैं। सोचते हैं, अब तो मेंग हाओ फंस गया। सब सोच रहे हैं, अगर वायलेट फेट सेक्ट स्पीयर चाहती है तो मेंग हाओ कुछ नहीं कर सकता। मेंग हाओ सीरियस होकर बोलता है, अगर मैं मना कर दूं तो क्या जबरदस्ती लोगे? लू सॉन्ग स्माइल के साथ बोलता है, हम कुछ नहीं छीनेंगे, पर सोच लो, हमसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं, और अगर हम चाहें तो किसी और से स्पीयर चुरा भी सकते हैं। केन शुइहेन लास्ट में कोल्डली बोलता है, सीधी बात, बेचो या न बेचो, स्पीयर तो हम लेंगे ही। मेंग हाओ के चेहरे पे अलग अलग इमोशंस आते हैं। फिर वो थोड़ा पीछे हटता है, आंखें ब्लडशॉट हो जाती हैं और फाइनली बोलता है, अगर आप लोग सच में स्पीयर खरीदना चाहते हैं तो अपना प्राइस बताओ। वो स्पीयर जमीन में गाड़ देता है, चेहरा ग्रिम और दुख भरा दिखाता है। जब मेंग हाओ ने अपनी बात बोली, पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो गया। सबकी नजर सिर्फ उस आयरन स्पीयर पर टिक गई जो जमीन में गाड़ा हुआ था। केन शुइहेन एकदम से हंस पड़ता है, सल्यूट करता है और बोलता है, तो एल्डर ब्रदर मेंग अपने ट्रेजर को बेचने के लिए रेडी है। मैं केन आपको लॉस नहीं होने दूंगा। वो अपनी बैग ऑफ होल्डिंग जमीन पर फेंकता है। अंदर से 500 स्प्रिट स्टोन्स निकालकर एक छोटा सा पहाड़ बना देता है। स्टेट ऑफ जाओ के डिसाइपल्स एक दूसरे को देख के सोच रहे हैं, बस 500? अगर मेंग हाओ ने ट्रेजर इतने में बेच दिया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेंग हाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसके हिसाब से तो ये आयरन स्पीयर 2 चांदी के सिक्के का है, 500 स्पिरिट स्टोन्स मिल रहे हैं, मतलब जबरदस्त प्रॉफिट। तभी लू सॉन्ग ताना मार के बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सिर्फ 500 स्पिरिट स्टोन्स में ट्रेजर खरीदोगे? मैं 1500 स्पिरिट स्टोन्स देता हूं। वो भी अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से 1500 चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, जो केन शुइहेन के पाइल से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा होता है। अब तो सबके दिल तेज धड़क रहे हैं। सन हुआ भी एक्साइटमेंट से कांप रहा है। जो काई शॉक में है और सोचता है, मैंने मेंग हाओ का नाम लेकर गलती कर दी। केन शुइहेन भी पीछे नहीं हटता। वो अपने डिसाइपल्स को बोलता है, सब अपने स्पिरिट स्टोन्स दो, बाद में मैं वापस कर दूंगा। सब अपने बैग्स खोलकर स्पिरिट स्टोन्स निकालते हैं। 2100 स्पिरिट स्टोन्स। केन शुइहेन प्राउडली बोलता है, एल्डर ब्रदर मेंग, ये सब कुछ है मेरे पास। लू सॉन्ग का चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं। लू सॉन्ग फिर बोलता है, मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं है, पर ये लो 3 हेवनली वाटर पिल्स। वो एक बॉटल निकालता है। ये पिल्स 8वें लेवल तक के कल्टीवेटर्स के लिए बेस्ट हैं। हर पिल की वैल्यू 500 स्पिरिट स्टोन्स है। स्टेट ऑफ जाओ के डिसाइपल्स की आंखों में लालच आ जाती है। सन हुआ तो बस देखते ही रह जाता है। केन शुइहेन भी अपनी साइड से बोलता है, मेरे पास हेवनली वाटर पिल्स नहीं हैं, पर ये लो 7 अर्थली स्पिरिट पिल्स जो 7वें लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए परफेक्ट हैं। लू सॉन्ग भी अपने डिसाइपल्स से पिल्स कलेक्ट करता है। ये लो 10 अर्थली स्पिरिट पिल्स और। मेंग हाओ थोड़ा शाय होकर बोलता है, एल्डर ब्रदर केन, देखो। केन शुइहेन को लगता है कि अब उसके ऑफर्स कम पड़ रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से एक ब्लैक स्पाइक निकालता है।
ये हेल फाइटिंग स्पाइक है, सेक्ट ने मुझे दिया था। अगर किसी को चोट लग जाए तो उसके अंदर एक्सट्रीम कोल्डनेस घुस जाती है। सब डिसाइपल्स ये देख के शॉक हो जाते हैं। सन हुआ तो बस सपने देख रहा है। लू सॉन्ग भी हार नहीं मानता। वो एक फेदर फैन निकालता है। ये मिल्की वे फैन है, यूज करते ही उड़ सकते हो, साइज चेंज कर सकता है और 16 फेदर्स अटैक या शील्ड बना सकते हैं। ये मेरे क्लैन का है, सेक्ट का नहीं। फैन की स्पिरिचुअल पावर सबको हिला देती है। केन शुइहेन भी पीछे हट जाता है। केन शुइहेन फिर बोलता है, मेरे पास एक प्लेटो चार्जिंग पिल भी है जो 9th लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए प्राइसलेस है। लू सॉन्ग भी अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक ब्लैक मैजिकल पिल। ये पिल क्रश करते ही एक हाइपर टॉक्सिक ब्लैक स्कॉर्पियन बन जाता है जो 9th लेवल कल्टीवेटर को भी मार सकता है। अब दोनों एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन ओपन फाइट नहीं कर सकते क्योंकि सबके सामने हैं। केन शुइहेन फाइनली बोलता है, चलो दोनों अपने ट्रेजर्स एल्डर वू के पास ले जाते हैं, वो डिसीजन लेगा। लू सॉन्ग भी मान जाता है। दोनों स्पीयर लेकर सिटी गेट की तरफ दौड़ जाते हैं। बाकी वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स भी उनके पीछे भाग जाते हैं। मेंग हाओ एक सेकंड भी नहीं गंवाता, सब ट्रेजर्स जल्दी से कलेक्ट करता है और फैन को निकाल के उस पर खड़ा हो जाता है। फैन तुरंत हवा में उड़ जाता है। मेंग हाओ भी लाइटनिंग की तरह सिटी से बाहर निकल जाता है। सन हुआ और कुछ डिसाइपल्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैन की स्पीड देख के सब शॉक हो जाते हैं। इसी वक्त 100 ट्रेजर्स पेविलियन के अंदर पिल फर्नेस के पास बैठा मिडिल एज्ड आदमी आंखें खोलता है। उनमें लाइटनिंग जैसी चमक है। वो कहता है, ये वायलेट फेट सेक्ट वाले हर जनरेशन में और बेवकूफ होते जा रहे हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की स्पिरिचुअल सेंस नहीं है, पर फिर भी समझ नहीं पाए कि वो सिर्फ एक आयरन स्पीयर है। क्याओलिंग और बाकी लड़कियां भी शॉक्ड हैं। वो आदमी चुपचाप बोलता है, वो तो बस एक आयरन स्पीयर है, उस लड़के ने खुद बोला था। फिर वो आंखें बंद कर लेता है। मेंग हाओ अभी भी अपने नए मिल्की वे फैन पर खड़ा है, फुल स्पीड में उड़ता जा रहा है। अंदर ही अंदर काफी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है। वो सोचता है, पहले मैंने एक्सेंट्रिक सॉन्ग को नाराज किया, अब वायलेट फेट सेक्ट भी पीछे पड़ गई, लेकिन मैं क्या करता? मुझे फोर्स किया गया स्पीयर ट्रेड करने के लिए। वो खुद को इनोसेंट मानते हुए और तेज भागने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर कोई पकड़ लेगा तो सब कुछ छिन जाएगा। 2 दिन तक मेंग हाओ बिना रुके भागता रहता है, न सोने का टाइम न आराम। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, कब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचूंगा, तभी तो सच में उड़ पाऊंगा। फैन की पावर खत्म होती है तो वो जमीन पर गिरता है। फैन को बैग में डाल के दौड़ लगाता है, छुपने की जगह ढूंढता है। इसी बीच स्टेट शील्ड माउंटेन के प्लेटू पर वू डिंगचू और एक्सेंट्रिक सॉन्ग अभी भी गो गेम खेल रहे हैं। वू डिंगचू 1 घंटे तक सोचकर गो पीस रखता है और एक्सेंट्रिक सॉन्ग गुस्से में अपना पीस स्लैम कर देता है। वू डिंगचू ताना मार के कहता है, एक्सेंट्रिक सॉन्ग, तुम्हारे जैसे बड़े कल्टीवेटर को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वायलेट फेट सेक्ट में हम अपनी डिस्पोजिशन कल्टीवेट करते हैं, तुम्हें भी मॉरल कल्टीवेशन मैनुअल पढ़नी चाहिए। एक्सेंट्रिक सॉन्ग बस गुस्से में मुंह फेर लेता है। तभी केन शुइहेन और लू सॉन्ग दोनों स्पीयर को पकड़ के प्लेटू पर आ जाते हैं। एक्साइटेड होकर बोलते हैं, एल्डर वू, हमने स्पीयर ट्रेड कर लिया। वू डिंगचू खुश होकर बोलता है, बहुत अच्छा, तुम दोनों इनर सेक्ट में प्रमोट हो जाओगे। तुमने उस लड़के को कोई तकलीफ तो नहीं दी? दोनों डिसाइपल्स हंसते हंसते बोलते हैं, नहीं, सब फेयर ट्रेड था। वो डिंगचू स्पीयर को हाथ में लेता है, लेकिन जैसे ही स्पीयर को क्लोजली देखता है उसका चेहरा बिगड़ने लगता है। एक्सेंट्रिक सॉन्ग भी स्पीयर को देखता है और उसकी आंखों में शाइन आ जाती है। वो खुल के हंस पड़ता है। वो डिंगचू स्पीयर को एक डेमोनिक बीस्ट की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। अब तो उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। एक एक शब्द में वो गुस्से से बोलता है, तुम लोगों ने इस स्पीयर के बदले क्या दिया? केन शुइहेन घबरा के बोलता है, 2100 स्प्रिट स्टोन्स, 7 अर्थली स्प्रिट पिल्स, हेल फाइटिंग स्पाइक और प्लेटू चार्जिंग पिल। लू सॉन्ग बोलता है, 1500 स्पिरिट स्टोन्स, 3 हेवेनली वाटर पिल्स, ट्रेजर्ड फैन और मैजिकल पिल। वू डिंगचू का गुस्सा फट पड़ता है, जोर से गरजता है, गुड फॉर नथिंग फूल्स, ये आयरन स्पीयर तो फेक है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा माउंटेन हिल जाता है। गो बोर्ड टूट जाता है। डिसाइपल्स जमीन पर गिर जाते हैं, खून थूकते हैं। दोनों डिसाइपल्स शॉक में हैं। फेक, ये शब्द उनके दिमाग में गूंजता रहता है। पूरे स्टेट शील्ड माउंटेन रेंज में ये न्यूज फैल जाती है। सन हुआ भी ये सुनता है, स्पीयर फेक थी। 100 ट्रेजर्स पेविलियन में कियाओ लिंग भी सोचती है, सच में वो तो बस एक आयरन स्पीयर था। पिल फर्नेस के पास बैठा मिडिल एज्ड मैन आंखें खोल के मुस्कुराता है, ये लोग तो बेवकूफ हैं। वो आदमी चुपचाप बोलता है, वो तो बस एक आयरन स्पीयर है, उस लड़के ने खुद बोला था। फिर वो आंखें बंद कर लेता है। दूर कहीं मेंग हाओ और तेज भागने लगता है। सोचता है, मुझे तो बस ट्रेड करना पड़ा, मैं तो बेचारा हूं। एक्सेंट्रिक सॉन्ग की हंसी पूरे पहाड़ों में गूंज रही है और
वुडिंगचू का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। अब उसको लगता है कि पूरे साउदर्न डोमेन में उसकी बेइज्जती हो गई। वो मेंग हाउ को ढूंढना चाहता है, लेकिन एक्सेंट्रिक सॉन्ग उसका रास्ता रोक लेता है। फेलो डाओइस्ट वू, अपनी मोरल कल्टीवेशन मैनुअल पढ़ो, गुस्सा मत करो, और उसको खुश होकर वायलेट फेट सेक्ट ले जाने लगता है। नीचे डिसाइपल्स पेल फेस्ड खड़े हैं। वुडिंगचू उनको डांट के कहता है, इनर सेक्ट प्रमोशन खत्म, वापस जाओ और क्लोज डोर मेडिटेशन करो। लुसोंग गुस्से से बोलता है, मेंग हाउ, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तू कितना शेमलेस है। केन शुहिन भी स्पीयर को उठाता है, ये स्पीयर सेक्ट में लगा देंगे ताकि हमेशा याद रहे कि मेंग हाउ को मारना है। दोनों के चेहरे पर पेन और गुस्से की लाली है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। मेंग हाउ अभी भी भाग रहा है, थोड़ा गिल्टी फील करता है, थोड़ा डर के मारे। 7 दिन तक बिना रुके दौड़ता है। फाइनली एक इमोर्टल्स केव मिलती है। वहां क्रॉस लेग्ड बैठ के मेडिटेशन करता है। सोचता है, क्या यह ठीक था? 2 दिन बाद फिर भागना शुरू कर देता है। आधा महीना छुपके रहता है। फिर एक रिमोट माउंटेन में फ्लाइंग स्वॉर्ड से केव बना के खुद को सील कर लेता है। 2 महीने गुजर चुके हैं। मेंग हाउ अभी भी डीप माउंटेन्स के एक इमोर्टल्स केव में क्रॉस लेग्ड मेडिटेशन कर रहा था। अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और जो बड़ा पत्थर उसने केव सील करने के लिए रखा था वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। जंगल के सारे जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। मेंग हाउ केव से बाहर निकलता है। उसके बाल अब क्लोक की तरह उसकी स्कॉलर की रोब पर बिखरे हुए हैं। आंखों में बिजली जैसी चमक है और उसके आसपास एक प्लेजेंट फ्रैग्रेंट ऑनरा है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर है। वो जोर से हंस पड़ता है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है और सारे जंगली जानवर और दूर भाग जाते हैं। वो खुशी से बोलता है, क्यूआई कंडेंसेशन का 8वां लेवल। उसकी आंखों में वो शाइन है जो रात को और भी ज्यादा चमकती। 2 महीने तक उसने मेडिटेशन की। शुरू में तो उसको बहुत टेंशन थी, पर धीरे धीरे वो सब डर निकल गया और उसने अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया। उसने 10,000 स्पिरिट स्टोन्स यूज किए, मेडिसिनल पिल्स डुप्लीकेट की और अपनी कल्टीवेशन बूस्ट की। अब उसके अंदर एक ही जज्बा है, मुझे पावरफुल बनना है। बस इसीलिए मुझे किसी से डर नहीं लगना चाहिए। अब मैं कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। वो इमोर्टल्स केव के बाहर खड़ा है, माउंटेन की फ्रेश हवा ले रहा है। आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन है। पहले वो एक सिंपल स्कॉलर था, कन्फ्यूशियज्म का स्टूडेंट, लेकिन अब 3 साल की स्ट्रगल्स के बाद उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है। उसका स्टबर्ननेस अब और भी गहरा हो गया है। इंपीरियल एग्जाम्स में फेल होने पर भी, रिलायंस सेक्ट में सरवाइव करने के लिए, वांग तेंगफेई के सामने खड़े होने पर भी, और अब अपने फ्यूचर के लिए भी। मेंग हाउ सोचता है, पावरफुल बनना एक सपना है, जैसे अमीर बनना। इसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। शायद डर ही सबसे बड़ा रीजन है, डर कि कहीं मैं फिर से कमजोर न पड़ जाऊं। वो आसमान की तरफ देखता है, रिलायंस सेक्ट, स्टेट ऑफ झाओ के एरोगेंट एक्सपर्ट्स, और उस रात वांग तेंगफेई के साथ खड़े डाओ प्रोटेक्टर को याद करता है। अगर मैं स्ट्रगल नहीं करता तो मैं कब का खत्म हो चुका होता। स्टबर्न रहना ही मेरा रास्ता है। फिर वो अपना ब्लैक स्पाइक निकालता है, एक बोल्डर पर थ्रो करता है। बोल्डर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और हर जगह ब्लैक आइस बिखर जाती है। वो सेटिस्फाइड होकर स्पाइक वापस बुलाता है। फिर अपना 613 फेदरेड फैन निकालता है। फैन हवा में घूमता है। फेदर्स अलग होकर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बन जाते हैं, शील्ड की तरह उसके आसपास घूमते हैं, फिर वापस फैन बन जाते हैं। वो सोचता है, काश मेरे पास और स्पिरिट स्टोन्स होते। कॉपर मिरर तो सब खा जाता है। एक अर्थली स्पिरिट पिल डुप्लीकेट करने में 100 स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं, हेवेनली स्पिरिट पिल में 500। 2 महीने में मैंने 80 अर्थली स्पिरिट पिल्स कंज्यूम कर ली। अभी भी 9th लेवल के लिए मुझे 150 हेवेनली स्पिरिट पिल्स चाहिए, मतलब 70,000 स्पिरिट स्टोन्स। मेरे पास अब सिर्फ 5 हेवेनली स्पिरिट पिल्स बची हैं, और लगता है डेमोनिक कोर्स ज्यादा खाने से बॉडी पिल्स रिजेक्ट करने लगी है। वो सोचता है, मेरे पास कुछ बड़े स्पिरिट स्टोन्स हैं, लेकिन अब समझ आ गया है कि वो बहुत खास हैं। जब तक जरूरत ना हो यूज नहीं करूंगा। शायद फ्यूचर में उनका और बड़ा काम हो। अब वो फैन पर खड़ा होता है, लाइट की तरह उड़ता है और फाइनली माउंटेन्स से बाहर निकलता है। उसको लगता है वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स अब तक चले गए होंगे। अब वो कैपिटल सिटी के पास आ गया है, जहां कभी वो एग्जाम्स देने का सपना देखता था। अब वो स्कॉलर नहीं, एक कल्टीवेटर बन चुका है। मार्च का महीना है, स्नो गिर रही है और शाम का अंधेरा छाने लगा है। मेंग हाउ अब पब्लिक रोड पर चल रहा है, बाल बंधे हुए, स्कॉलर की रोब पहने, एकदम स्कॉलर की तरह लग रहा है। लेकिन अब वो पहले से लंबा, स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है। तभी एक हॉर्स कैरेज तेज रफ्तार से उसके पास से गुजरती है। अंदर एक यंग स्कॉलर बैठा है जो किताब पढ़ रहा है। मेंग हाउ उसको देख के अपना पुराना टाइम याद करता है। कैरेज रुकती है, स्कॉलर बाहर आता है और मेंग हाउ से पूछता है, ब्रदर, क्या आप भी कैपिटल सिटी एग्जाम्स देने जा रहे हो? मेंग हाउ पोलाइट होकर बोलता है,
कभी सपना था, लेकिन अब सिर्फ टावर ऑफ तांग देखने जा रहा हूं। स्कॉलर इंट्रोड्यूस करता है, मैं जेंग योंग हूं, आप भी स्कॉलर हो तो चलिए कैरेज में साथ चलते हैं, वरना सिटी गेट बंद हो जाएगा। मेंग हाउ थैंक्स बोलता है, कैरेज में बैठ जाता है। अंदर छोटा सा फायर ओवन है, पुरानी बुक ऑफ राइट्स रखी है और ड्राइवर भी काफी एक्सपीरियंस्ड लगता है। जेंग योंग कहता है, आप मेंग हो? वाह, आप तो छिंगफू के वंशज हैं। मेंग हाउ बोलता है, बस सरनेम है, एग्जाम्स में तो फेल हो गया, इसलिए कुछ खास नहीं। जेंग योंग सीरियस होकर बोलता है, आपका सरनेम ही आपकी किस्मत है, एग्जाम्स पास करो या ना करो, अगर आपके दिल में काइंडनेस और वर्च्यू है तो वही सबसे बड़ी वैल्यू है। मेंग हाउ सोचता है, फिर पूछता है, ब्रदर जेंग, कन्फ्यूशियसम का असली मतलब क्या है? जेंग योंग तुरंत बोलता है, कर्टेसी, बेनेवोलेंस, लॉयल्टी और गोल्डन मीन, यही कन्फ्यूशियसम है। मेंग हाउ खिड़की से स्नोफ्लेक्स देखते हुए सोचता है, फिर बोलता है, जिंदगी का मतलब क्या है? जेंग योंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। कैरेज में सिर्फ स्नो की आवाजें हैं। मेंग हाउ अपना हाथ बाहर निकालता है, स्नोफ्लेक्स उस पर गिरते हैं, फिर वो हाथ फायर ओवन के पास लाता है, स्नो मेल्ट होकर पानी बन जाता है। वो बोलता है, स्नो सिर्फ विंटर में जिंदा रहती है, फायर के पास जाते ही मेल्ट हो जाती है। शायद वो समर की तमन्ना करती हो, लेकिन उसका असली वर्ल्ड विंटर ही है। हाथ से पानी बाहर गिराता है, जहां फिर से स्नो बन जाता है। जेंग योंग चुप हो जाता है, उसकी आंखों में एक गहरा असर दिखाई देता है। सिटी आने पर मेंग हाउ पोलाइटली थैंक्स बोलता है, कैरेज से उतर जाता है, स्नो में अकेले चलता हुआ। जेंग योंग कैरेज से उतरकर डीप बाउ करता है, सोचता है, समर की चाह, लेकिन सिर्फ विंटर की ठंड में जीना, वही स्नो का सच है। सालों बाद जब जेंग योंग एक फेमस कन्फ्यूशन बनेगा, उसे ये रात, ये स्कॉलर मेंग हाउ और वो स्नो हमेशा याद रहेगी। स्टेट ऑफ जाओ दोस्तों, साउदर्न डोमेन के एक कोने में बसा है, साउथ हेवन की दुनिया का एक छोटा सा राज्य। यह इलाका वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी साउथ हेवन की जमीनों से मिल्की वे से अलग करता है। ऐसा भी माना जाता है कि शायद बहुत पुराने जमाने में यह सब जमीन एक ही थी, पर अब मिल्की वे ने इनको अलग कर दिया है। स्टेट ऑफ जाओ खुद काफी छोटा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी कैपिटल सिटी एकदम बसलिंग है। खासकर रात के वक्त जब बर्फ गिर रही हो और हर घर में लालटेन की रोशनी चमक रही हो। जो लोग घर के बाहर बर्फ में घूमते हैं, उनको एक अजीब सी तन्हाई महसूस होती है। मेंग हाउ इसी कैपिटल सिटी की सड़कों पर चल रहा है, बर्फ के बीच, और दूर से एक बड़ी सी बिल्डिंग देखता है, टावर ऑफ तांग। यह टावर लगभग 300 मीटर ऊंचा है, एक छोटी सी पहाड़ी जैसा, और पूरी सिटी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। यह टावर ईस्टर्न लैंड्स और ग्रेट तांग की तरफ मुंह करके बना है, जैसे कि हर स्कॉलर का सपना है कि एक दिन वह इस टावर की चोटी पर खड़ा होकर पूरे देश को देखे। मेंग हाउ पहली बार इस सिटी और टावर ऑफ तांग को देख रहा है। उसके मन में अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं, माँ बाप की याद, वह रात जब वायलेट विंड चली थी और लोगों ने बोला था कि कोई सेलेस्टियल बीइंग आई है। उस रात के बाद ही मेंग हाउ को अपनी जिंदगी में मजबूरी से स्ट्रांग बनना पड़ा। तभी उसने ईस्टर्न लैंड्स ग्रेट टैंग जाने का सपना देखा था। टावर ऑफ टैंग के पास पहुंचकर मेंग हाउ को याद आता है कि माँ कहती थी, हर नेशन की कैपिटल में एक टावर ऑफ टैंग होता है, और यही जगह है जो चांगान ग्रेट टैंग की कैपिटल के सबसे करीब है। टावर के आसपास सिर्फ हाई ऑफिशियल्स और पावरफुल लोग ही जा सकते हैं, लेकिन मॉर्टल सोल्जर्स मेंग हाउ को नहीं देख पाते और वह अंदर चला जाता है। सीढ़ी है, दीवारों पर ईस्टर्न लैंड्स, ग्रेट टांग और चांगान के सीन खुदे हुए हैं। मेंग हाउ सोचता है, माँ ने मुझे बचपन में जो बताया था वह सब यहाँ की कार्विंग्स जैसा ही था। शायद माँ ने खुद वह सब देखा था। टावर की चोटी पर पहुंचकर मेंग हाउ बर्फ और हवा के बीच मेडिटेट करता है। 7 दिन तक वह वहां बैठकर पूरी सिटी को देखता है और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई शांति आ जाती है, जैसे उसने जिंदगी का कोई सीक्रेट समझ लिया हो। 8वें दिन सुबह ऑफिशियल्स और लोग टावर ऑफ तांग के बाहर राइड्स करने आते हैं। तभी मेंग हाउ देखता है कि टावर से एक स्पिरिचुअल ग्लो निकलता है जो सिर्फ उस जैसे कल्टीवेटर देख सकता है। वह ग्लो क्लाउड्स तक जाता है और एक बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है। उस वॉर्टेक्स के अंदर मेंग हाउ देखता है एक खौफनाक फील्ड ऑफ बोन्स, रुइंस, ब्लैक फॉग और एक बड़ा कॉफिन। कॉफिन के पास एक सूखा हुआ कॉर्प्स बैठा है जिसकी आंखों में 7 स्टार्स घूम रहे हैं। वह कॉर्प्स अचानक आंखें खोलता है और सीधा मेंग हाउ को देख लेता है। मेंग हाउ के शरीर में दर्द होता है। उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे 7 स्टार्स बनने वाले हैं और उसके पोर से ब्लैक मिस्ट निकलने लगती है। वह शॉक में पीछे हटता है और वॉर्टेक्स क्लाउड्स में गायब हो जाता है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मेंग हाउ का शरीर अब भी विदर्ड है। डेथ ऑनरा निकल रही है। वह बिना रुके फैन पर बैठ के सिटी से बाहर निकल जाता है। बार बार टावर ऑफ तांग को देखते हुए सोचता है, यह टावर सच में क्या है? वह वॉर्टेक्स, वह कॉर्प्स, वह कॉफिन, क्या यह सब ग्रेट टैंग या टावर ऑफ टैंग से जुड़ा है?
स्टेट ऑफ जाओ वैसे तो छोटा है, लेकिन यह पूरे साउथ हेवन की दुनिया का एक अनोखा हिस्सा है। यही वह जगह है जहां मेंगहाओ स्कॉलर था, रिलायंस सेक्ट थी, और यहीं से उसकी कल्टीवेशन जर्नी शुरू हुई थी। टावर ऑफ टैंग और उसके अंदर का मिस्ट्री अब उसकी जर्नी का एक नया राज बन गया है। मेंगहाओ अब समझ चुका है यह दुनिया सिर्फ मॉर्टल्स की नहीं, कुछ और भी है जो सिर्फ कल्टीवेटर्स देख सकते हैं। टावर ऑफ टैंग का असली सच अभी भी छुपा है और मेंगहाओ की जर्नी अब और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो गई है। मेंगहाओ जैसे जैसे कैपिटल सिटी से दूर जा रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो बार बार अपने शरीर को स्कैन करता है। अब वो पहले से भी ज्यादा पतला और कमजोर लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी उसके शरीर से निकलती काली मिस्ट, जो ऐसे लग रही थी जैसे कोई ब्लैक स्मोक उसके अंदर से जल रही हो। चाहे जितना भी वो हाथ से हटा ले, ये मिस्ट रुक ही नहीं रही थी और आसपास से गुजरता कोई भी इस ग्लोइंग ब्लैक मिस्ट को आसानी से देख सकता था। वो सोचता है, मेरा शरीर तो अब और ज्यादा नहीं सूख रहा, लेकिन ये ब्लैक ऑनरा मुझे सबसे ज्यादा अलग बना रहा है। अगर कोई कल्टीवेटर आसपास हुआ तो सीधा मेरी लोकेशन पकड़ लेगा। इसलिए मेंगहाओ और तेज उड़ता जा रहा था, पहाड़ों के अंदर छुपने की जगह ढूंढ रहा था, ताकि जब तक ये ब्लैक मिस्ट खत्म न हो तब तक छुप कर बैठा रहे। 2 घंटे बाद वो गुस्से में एक रिमोट माउंटेन केव में बैठ जाता है, पर तब भी ब्लैक मिस्ट पत्थर के अंदर से बाहर आ जाती है। वो सोचता है, ये कब खत्म होगी? कहीं भी रुकता हूं तो ये मिस्ट ऊपर जमा हो जाती है, लोग सोचेंगे यहां कोई ट्रेजर छुपा है। इसलिए वो लगातार मूव करता है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है तो मेडिसिनल पिल खा लेता है। मिस्ट को पतला फैलाकर वो थोड़ा कम विजिबल बना लेता है, लेकिन फिर भी दूर से देखा जा सकता है। 7 दिन तक यही चक्कर चलता है, नींद नहीं, आराम नहीं, सिर्फ भागना और छुपना। दिन में ब्लैक मिस्ट, रात को वो व्हाइट ग्लो करने लगती है। 7 दिन के बाद मेंगहाओ को लगता है कि अब मिस्ट थोड़ी कम हो गई है। उसके हिसाब से 1 महीना लगेगा पूरी तरह खत्म होने में। वो माउंटेन्स में ज्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आ सकता है और उसको अभी भी श्योर नहीं है कि वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स अब तक चले गए हैं या नहीं। इसलिए वो बस आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिन जब वो ट्रेजर्ड फैन पर बैठकर फॉरेस्ट के ऊपर से जा रहा होता है, उसको दूर से 4 शैडोज दिखाई देती हैं। वो तुरंत फैन से नीचे उतर जाता है, बैग ऑफ होल्डिंग से फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है और एक बड़े ट्री में होल करके उसके अंदर छुप जाता है। उसने ये ट्रिक पहले भी यूज की है। जब तक वो ट्री के अंदर है, मिस्ट बाहर नहीं जाती, लेकिन कुछ ही देर में ट्री सूख के मुरझा जाता है। वो चारों लोग रुक जाते हैं, आसपास ध्यान से देखते हैं। उनमें से एक वायलेट रोब में एक व्हाइट पर्ल निकालता है। जैसे ही पर्ल को एक्टिवेट करता है, मेंगहाओ की ब्लैक ऑनरा उस पर्ल में एब्जॉर्ब होने लगती है और पर्ल का रंग ब्लैक हो जाता है। मेंगहाओ ये देख के शॉक हो जाता है। वो ग्रुप 3 लड़कों और एक लड़की का है। लड़की काफी खूबसूरत है, आंखों में डेमोनिक सी शाइन है। वो बोलती है, ये डेथ ऑनरा तो काफी दिनों से माउंटेन्स में दिख रही है। एक लड़का कहता है, जल्दी से ऑनरा एब्जॉर्ब करके निकलते हैं, पता नहीं ये क्या चीज है। लड़की फ्लर्टी टोन में वायलेट रोब्ड लड़के को देखती है। एल्डर ब्रदर यान के होते हुए हमें क्या डर, वो तो इनर सेक्ट डिसाइपल है, 8वें लेवल पर। शायद हमें कोई ट्रेजर भी मिल जाए। पर्ल पूरा ब्लैक हो जाता है और वो लोग निकलने लगते हैं, लेकिन तभी ट्री के ऊपर से फिर से ब्लैक मिस्ट निकलने लगती है। यान तुरंत मुड़ के देखता है और मेंगहाओ साई करके ट्री से बाहर निकलता है, फैन पर चढ़ के भागने लगता है। वो चारों एकदम अलर्ट हो जाते हैं। यान चिल्लाता है, फेलो डाओइस्ट रुक जाओ, और एक पावरफुल ब्लैक विंड समन करता है, जो एक जाइंट स्कल बनकर मेंगहाओ की तरफ आता है। बाकी 3 भी अपने मैजिकल आइटम्स, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और जेट ब्रेसलेट से अटैक करते हैं। मेंगहाओ अनॉयड हो जाता है, एक कोल्ड स्नॉट देता है और एक बड़ा फ्लेम पाइथन कंजर करता है। पाइथन सब मैजिकल आइटम्स को मेल्ट कर देता है, स्कल भी डिसिपेट हो जाता है। लड़की शॉक होकर बोलती है, क्यूआई कंडेंसेशन का 8वां लेवल। यान जिगुओ जो लीडर है आगे बढ़ के बोलता है, मैं यान जिगुओ हूं, कोल्ड विंड सेक्ट का डिसाइपल। तुम्हारा डेथ ऑनरा क्या है, एक्सप्लेन करो। मेंगहाओ सिर्फ कोल्ड स्टेयर देता है, कुछ नहीं बोलता, फैन निकाल के उड़ जाता है। यान जिगुओ फैन देख के हैरान हो जाता है। ये तो फ्लाइट मैजिक आइटम है, पर यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का नहीं लगता, सिर्फ ग्लाइड कर सकता है। वो भी पीछे दौड़ पड़ता है, बाकी 3 भी फॉलो करते हैं। मेंगहाओ सोचता है, अब तो हद हो गई, वार्निंग दे चुका हूं, फिर भी पीछे आ रहे हैं। वो फैन के 4 फेदर्स निकालता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की तरह उन पर अटैक करता है। यान जिगुओ शील्ड निकाल के रोक लेता है, बाकी 3 तो ब्लड थूकते हुए पीछे हट जाते हैं। यान जिगुओ भी अपनी लाइफ सेविंग आर्ट यूज करता है, ग्रीन मिस्ट से बड़ी स्कल बना के फेदर्स रोकता है। मेंगहाओ कोल्डली बोलता है, वार्निंग दे रहा हूं, अगर फिर भी पीछा किया तो, और बिना सेंटेंस कंप्लीट किए लाइट की तरह डिसअपियर हो जाता है। यान जिगुओ अब परस्यू नहीं करता, सोचता है
ये बंदा कौन है, इतना यंग, 8वां लेवल और फैन भी उसके पास। लड़की बोलती है, मैंने 1 महीने पहले सुना था, सन हुआ ने बोला था कि वायलेट फेट सेक्ट ने रिलायंस सेक्ट के मेंग हाउ से फेदर फैन ट्रेड की थी। यान जिगुओ तुरंत अपना जेड स्लिप निकाल के मेंग हाउ की तस्वीर देखता है, बिल्कुल वही बंदा। तभी जमीन हिलने लगती है, आसमान लाल हो जाता है। कुछ बड़ा होने वाला है साउदर्न डोमेन में। पूरे साउदर्न डोमेन में एक जबरदस्त धरती हिला देने वाला धमाका गूंजता है। ये आवाज इतनी तेज है कि स्टेट ऑफ झाओ के हर एक कल्टीवेटर, चाहे वह कितना भी दूर हो, सुन लेता है। आसमान में लाल रोशनी छा जाती है, पूरा आकाश क्रिम्सन हो जाता है और कोई नहीं समझ पा रहा कि हो क्या रहा है। दूर साउदर्न डोमेन के बीच में एक विशाल दरार आसमान में दिखाई देती है। यह है एक हेवेनली रिफ्ट। यह आवाज और भी तेज हो जाती है। स्टेट ऑफ झाओ ही नहीं, पूरे साउदर्न डोमेन के हर सेक्ट, हर क्लैन, हर एक्सपर्ट को यह सुनाई देती है। सब लोग शॉक में हैं। उनकी कल्टीवेशन बेस हिल जाती है, जैसे उनका स्पिरिचुअल कोर बाहर निकल जाएगा। मेंग हाउ भी शॉक में है। देखता है कि उसके शरीर से निकलती ब्लैक ऑनरा और तेज हो गई है, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। वह फुल स्पीड में भागता है, एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है। इसी वक्त स्टेट ऑफ जाओ के कोल्ड विंड सेक्ट में भी सब डिसाइपल्स शॉक में हैं। पहाड़ हिल रहे हैं। सेक्ट के कोर फॉर्मेशन स्टेज के 2 एल्डर्स सीक्रेट चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और आसमान में उड़कर रिफ्ट को देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह आवाज इतनी दूर से कैसे आ सकती है, जबकि साउदर्न डोमेन का सेंटर बहुत दूर है। अपराइट इवनिंग सेक्ट, वाइंडिंग स्ट्रीम सेक्ट, सभी के एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही शॉक में हैं। पूरा आसमान फिशर से भरा हुआ है, लाल और काला हो चुका है। सब समझ जाते हैं कि यह कोई नॉर्मल साउंड नहीं, यह तो कोई ऐसी फोर्स है जो सब कुछ मिटा सकती है। साउदर्न डोमेन के सेंटर में 5 महान सेक्ट्स और 3 महान क्लैंस के पैट्रियार्क्स भी यह प्रेशर फील कर रहे हैं। वे लोग आसमान में खुला हुआ रिफ्ट देख सकते हैं। डिसबिलीफ उनके चेहरे पर है। पूरे साउदर्न डोमेन में एक ही बात हो रही है, यह क्या हो रहा है? 7 दिन के अंदर एक अफवाह पूरे साउदर्न डोमेन में फैल जाती है। एक कॉर्प्स आसमान से गिरा है और यह कॉर्प्स रीबर्थ केव, एक डेंजर जोन के पास गिरा है। लोग स्पेक्यूलेट करते हैं, क्या यह कोई इमोर्टल एसेंशन एक्सपर्ट था? ऐसे लोग तो सिर्फ लीजेंड में होते हैं। सब लोग शॉक में हैं। जब यह कॉर्प्स जमीन पर गिरा, तभी तो 7 दिन तक अर्थक्वेक्स आए। मेंग हाउ पहाड़ों में छुपा हुआ है, लेकिन उसकी डेथ ऑनरा अभी भी खत्म नहीं हुई। वह सोचता है, यह डेथ ऑनरा तो मुझे बहुत दिक्कत दे रही है। जब तक यह खत्म नहीं होती, मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। 7 दिन तक वह बस छुपके रहता है। कई बार उसको कल्टीवेटर्स मिलते हैं और हर बार उसको बचने के नए तरीके सोचने पड़ते हैं। एक दिन जब सब कुछ शांत लग रहा होता है, मेंग हाउ अचानक अलर्ट हो जाता है। वह ट्रेजर्ड फैन निकालता है और जंगल से निकलने लगता है। तभी आसपास के पहाड़ों से काली किरणें निकलकर एक सील बना देती हैं और मेंग हाउ उसके अंदर फंस जाता है। 8 लोग सामने आ जाते हैं, 6 पुरुष, 2 महिलाएं। एक महिला के हाथ में एक्वा ब्लू पर्ल है, जो कंसीलमेंट ट्रेजर है, लेकिन अब वह क्रैक हो चुका है। बाकी लोग मेंग हाउ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें यान जिगुओ भी है, जिसका किलिंग इंटेंट अब और भी ज्यादा है। लेकिन सबसे डेंजरस है एक मिडिल एज्ड आदमी, स्काई ब्लू डाउइस्ट रोब में, फ्लाइंग स्वॉर्ड पर हवा में खड़ा है। 9th लेवल क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर, एल्डर ब्रदर ल्यू। यान जिगुओ कोल्डली बोलता है, बहुत चतुर हो तुम मेंग हाउ। वायलेट फेट सेक्ट को बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब तुम फंस गए हो। एल्डर ब्रदर ल्यू के होते हुए हम तुम्हारा असली ट्रेजर छीन लेंगे। उसकी नजर ट्रेजर्ड फैन पर टिक जाती है। मेंग हाउ बिल्कुल सीरियस एल्डर ब्रदर ल्यू को घूरता है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वह अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से सिल्वर स्पीयर निकालता है, फैन के बीच में गाड़ देता है। सब लोग स्पीयर को देख के हैरान हो जाते हैं। एल्डर ब्रदर ल्यू की भी नजर स्पीयर पर टिक जाती है। तभी मेंग हाउ अपना स्क्रॉल पेंटिंग खोलता है। अंदर से 3 मिस्ट बीस्ट्स निकलकर ग्रुप पर अटैक करते हैं। केओस के बीच मेंग हाउ तुरंत एक पावरफुल इनकैंटेशन पैटर्न बनाता है और एक ब्लैक बीम हेल फाइटिंग स्पाइक यान जिगुओ की तरफ शूट करता है। यान जिगुओ मुश्किल से रिएक्ट कर पाता है, लेकिन ब्लैक स्पाइक सीधा उसके सिर में घुस जाता है। जैसे ही मेंग हाउ ने हेल फाइटिंग स्पाइक यान जिगुओ के आईब्रो के बीच में घुसाई, एक काली बर्फ जैसी फ्रॉस्ट उसके पूरे शरीर पर फैल गई। एक पल में ही पूरा शरीर ब्लैक फ्रोजन फ्लैश के टुकड़ों में बदल गया और जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। यान जिगुओ की आंखें खुली की खुली रह गईं। शॉक और डर उसके चेहरे पर जम गया। मेंग हाउ असल में भागना चाहता था, लेकिन यान जिगुओ ने उसके हर एस्केप रूट ब्लॉक कर दिए थे। इसलिए मेंग हाउ ने डिसाइड किया, या तो मैं मरूंगा या ये। कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक ही रूल है, या तो अटैक मत करो, लेकिन अगर करो तो बिना दया के, वरना खुद मर जाओगे।
यान जिगुओ की मौत देखते ही बाकी कोल्ड विंड सेक्ट के डिसाइपल्स एकदम हॉरर में आ गए। तभी मेंग हाओ के स्क्रॉल पेंटिंग से निकले 3 मिस्ट बीस्ट्स उन पर टूट पड़ते हैं। वो काले धुएं जैसे मॉन्स्टर्स पूरे एरिया में पावरफुल प्रेशर क्रिएट करते हैं और कल्टीवेटर्स पर सीधा अटैक करते हैं। एल्डर ब्रदर लियू, जो 9th लेवल क्यूआई कंडेंसेशन का एक्सपर्ट है, शॉक में आ जाता है। वो तुरंत एक रेड बैनर निकालता है जो हवा में लहराता है और तेज आग का एक बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। ये फ्लेम्स मिस्ट बीस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इस केओस के बीच मेंग हाओ सीधा उस लड़की की तरफ भागता है जिसके पास एक्वा ब्लू पर्ल है। यही वो मैजिकल आइटम है जो सीलिंग स्पेल को एक्टिव रखे हुए थी। लड़की डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन मेंग हाओ उससे भी तेज है। एक ही अटैक में उसको जख्मी कर देता है, उसके मुंह से खून निकल आता है और वो पर्ल छोड़ देती है। मेंग हाओ एकदम कोल्डली उसको देखता है। अब दोस्ती या खूबसूरती का कोई मतलब नहीं, ये सब उसके दुश्मन हैं। वो अपना हाथ क्लॉ की तरह घुमाता है, पर्ल उसकी तरफ आ जाती है और वो उसको पकड़ लेता है। तभी एल्डर ब्रदर लियू का फ्लेम अटैक मिस्ट बीस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और आग मेंग हाओ की तरफ बढ़ जाती है। एल्डर ब्रदर लियू गुस्से में बोलता है, तेरे पास कितने भी ट्रेजर्स हों, तूने कोल्ड विंड सेक्ट के लोगों को मार दिया, अब तू बचेगा नहीं। उसके डिसाइपल्स पहले ही इंजर्ड हैं, लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट मेंग हाओ है। मेंग हाओ कुछ नहीं बोलता। जैसे ही फ्लेम उसकी तरफ आती है, वो अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से बड़ा ब्लैक नेट निकालता है। यही वही नेट है जो उसने ट्रेजर माउंटेन से लिया था। वो नेट हवा में घुमाता है और जैसे ही नेट फ्लेम्स से टकराता है, सारी आग इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। नेट और बड़ा होता जाता है, सीधा एल्डर ब्रदर लियू की तरफ बढ़ता है। एल्डर ब्रदर लियू तुरंत एक जेट स्लिप तोड़ता है और मुश्किल से बच पाता है, लेकिन नेट के अंदर 2 कोल्ड विंड सेक्ट डिसाइपल्स आ जाते हैं। नेट उनके कपड़े जलाकर उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है और उनकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। बाकी डिसाइपल्स एकदम पेल हो जाते हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। एल्डर ब्रदर लियू भी शॉक में है। उसने सोचा भी नहीं था कि मेंग हाओ के पास इतनी डेंजरस मैजिकल आइटम्स हैं। मेंग हाओ अभी भी मूव कर रहा है, पर्ल को पकड़ के तोड़ देता है। जैसे ही पर्ल टूटती है, सीलिंग स्पेल भी टूटने लगती है। वो फैन पर चढ़ के सिल्वर स्पीयर पकड़ के फैन के 16 फेदर्स को शील्ड बना लेता है और एक होल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एल्डर ब्रदर लियू चिल्लाता है, तू भाग नहीं सकता, और अपने फोरहेड पर टैप करता है। एक छोटी ट्रांसल्यूसेंट फ्लाइंग स्वॉर्ड निकलती है जो लाइटनिंग की तरह मेंग हाओ की तरफ शूट करती है। मेंग हाओ का फैन अब स्लो हो चुका है, लेकिन वो तुरंत फैन के फेदर्स को फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बना के स्वॉर्ड ऑनरा को रोकता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। 8 फेदर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन स्वॉर्ड भी पीछे चली जाती है। बाकी 8 फेदर्स वापस फैन बन जाते हैं, लेकिन अब फैन और स्लो हो गया है। एल्डर ब्रदर लियू हंस के बोलता है, अब तेरे फैन की स्पीड कम हो गई है। लेकिन मेंग हाओ तुरंत बैग ऑफ होल्डिंग से और 8 डुप्लीकेटेड फेदर्स निकालता है। फैन फिर से पूरा हो जाता है और वो एक ब्लर की तरह दूर निकल जाता है। एल्डर ब्रदर लियू और भी ज्यादा गुस्से में है, उसके पीछे भागता है। बाकी डिसाइपल्स भी मजबूरी में फॉलो करते हैं, लेकिन एक लड़की जिसकी कल्टीवेशन कम है वो रुक जाती है। मेंग हाओ फैन पर खड़ा ग्रिम फेस के साथ डेथ ऑनरा से अब भी घिरा हुआ है। वो अभी अभी मिले 2 बैग्स ऑफ होल्डिंग चेक करता है। अंदर कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन 3 व्हाइट पर्ल्स मिलती हैं जो डेथ ऑनरा एब्जॉर्ब कर सकती हैं। वो एक पर्ल निकालता है, तुरंत डेथ ऑनरा एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन पर्ल तुरंत ब्लैक हो जाती है और यूजलेस हो जाती है। मेंग हाओ सोचता है, अभी डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, लेकिन इन पर्ल्स को कॉपी करके मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। पीछे एल्डर ब्रदर लियू अब भी चेज कर रहा है, लेकिन मेंग हाओ डिसाइड करता है कि वो बस भागता रहेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा मेडिसिनल पिल्स हैं, जबकि एल्डर ब्रदर लियू थक जाएगा। वो 3 अर्थली स्पिरिट पिल्स खा लेता है, स्पीड और बढ़ जाती है। शाम तक चेस चलता रहता है। तभी मेंग हाओ देखता है कि डेथ ऑनरा एक जगह पर कंसंट्रेट हो रही है और वहां से 2 लोग जेड फ्लूट पर उड़ते आ रहे हैं। उनके पीछे सनहुआ और दूसरे लोग भी हैं। सनहुआ कहता है, तो तू अभी भी स्टेट ऑन ऑफ जाओ में है? मेंग हाओ, ये बंदा वही है जिसके पास पैट्रियार्क रिलायंस का ट्रेजर है। सब लोग मेंग हाओ को घेरने की कोशिश करते हैं। जेड फ्लूट वाले दोनों कल्टीवेटर्स इनकैंटेशन पैटर्न बनाते हैं। फ्लूट से एक बड़ी घोस्टली हैंड निकलकर मेंग हाओ की तरफ आती है। मेंग हाओ कूली बोलता है, हटो यहां से, और एक बड़ा फ्लेम पाइथन कंजर करता है। 2 वुडन स्वॉर्ड्स को पाइथन के दांत बना के अटैक करता है। जैसे ही स्वॉर्ड्स हवा में निकलते हैं, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एकदम से खींच लेते हैं और बिना किसी फ्लैशी स्वॉर्ड और के वो मिस्ट हैंड को काट के सीधे जो और शू की तरफ जाते हैं। दोनों डिसाइपल्स एकदम शॉक हो जाते हैं, तुरंत हट जाते हैं और मेंग हाओ बिना पीछे देखे स्पीड से आगे निकल जाता है। पीछे एल्डर ब्रदर लियू की आंखों में लालच और भी बढ़ जाती है। वह सोचता है, इस मेंग के पास तो डेंजरस मैजिकल आइटम्स की पूरी दुकान है। ये वुडन स्वॉर्ड्स भी कुछ अलग ही लेवल के हैं
और स्पीयर की असली पावर तो अभी तक दिखाई ही नहीं। वह भी चेज करता है, लेकिन उसको भी फ्लाइट के लिए मैजिक की जरूरत पड़ती है। सन हुआ और बाकी डिसाइपल्स भी गुस्से में पीछे लग जाते हैं, खासकर जो और शू। सब लोग मेंग हाउ को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोल्ड विंड सेक्ट का एल्डर ब्रदर लियू से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। मेंग हाउ का चेहरा ग्रिम है। उसको पता है कि अब उसके पीछे 2 वेव्स ऑफ कल्टीवेटर्स लग चुकी हैं। वह सोचता है, अगर मेरे पास और स्पिरिट स्टोन्स होते तो मैं हेवेनली स्पिरिट पिल डुप्लीकेट करके 9th लेवल पर पहुंच जाता। तब ये लोग मुझसे पंगा नहीं लेते। शायद अब मुझे कुछ ट्रेजर्स बेचने पड़ेंगे। लेकिन वह भी सोचता है कि अगर उसने मैजिकल आइटम्स बेच दिए तो बाद में अगर वही आइटम यूज करेगा तो लोग शक करेंगे। तभी जो और शू फिर से इनकैंटेशन पैटर्न्स बनाते हैं और फ्लूट से एक और अटैक आता है। हेवनली थंडर स्पिरिट ब्लैक क्लाउड्स और लाइटनिंग मेंग हाउ की तरफ शूट करते हैं। मेंग हाउ पहली बार ऐसे लाइटनिंग अटैक से डील कर रहा है, तो वह फैन के 10 फेदर्स को शील्ड बना के रोकता है। लाइटनिंग इतनी पावरफुल है कि फेदर्स हिल जाते हैं और मेंग हाउ का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वह बच जाता है। एल्डर ब्रदर ल्यू कुल्ली बोलता है, वेंडिंग स्ट्रीम सेक्ट की लाइटनिंग मैजिक काफी रिफाइंड है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन हाई नहीं है, वरना मेंग हाउ इंजर्ड या मर जाता। वह खुश है कि बाकी लोग मेंग हाउ को थका रहे हैं। जो और शू फिर से एक और अटैक रेडी करते हैं। हेवनली थंडर स्पिरिट ब्लैक क्लाउड फिर से चर्न होता है और लाइटनिंग बोल्ट्स बार बार गिरते हैं। 3 लाइटनिंग बोल्ट्स के बाद मेंग हाउ खून थूकता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है। अब उसकी आंखों में रियल किलिंग इंटेंट आ जाता है। तभी मेंग हाउ स्क्रॉल पेंटिंग निकालता है, स्पिरिचुअल पावर डालता है और 2 मिस्ट बीस्ट्स निकाल के जो और शू पर अटैक कर देता है। ल्यू दाओयुन एल्डर ब्रदर ल्यू भी अपना मूव करता है, अपने खून का एक ड्रॉप निकाल के क्यूई कॉन्डेंसेशन कोल्ड विंड फिंगर। ये फिंगर अटैक एक आइस क्रिस्टल की तरह बन जाता है और प्रिज्मेटिक बीम की तरह मेंग हाउ की तरफ शूट करता है। इसी वक्त लाइटनिंग का चौथा बोल्ट भी मेंग हाउ पर गिरने वाला होता है और मिस्ट बीस्ट्स जू और शू से टकरा जाते हैं। मेंग हाउ क्रिटिकल डेंजर महसूस करता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। वह फैन के 16 फेदर्स को स्प्लिट करता है, 10 फेदर्स क्रिस्टलाइन स्वॉर्ड को रोकने भेजता है और 6 फेदर्स लाइटनिंग को रोकने। कोल्ड विंड फिंगर को रोकने के लिए वह एक बड़ा फ्लेम पाइथन कंजर करता है और विंड ब्लेड भी ऐड कर देता है। सब कुछ एक पल में हो जाता है। लाइटनिंग 6 फेदर्स को डिस्ट्रॉय करके मेंग हाउ तक पहुंच जाती है। वह खून थूकता है। क्रिस्टलाइन स्वॉर्ड 10 फेदर्स तोड़ के उसको चोट पहुंचाता है और कोल्ड विंड फिंगर फ्लेम पाइथन और विंड ब्लेड को तोड़ के मेंग हाउ के चेस्ट में घुस जाता है। उसका खून ब्लैक आइस में बदल जाता है और वह पीछे गिरता है। अभी भी उसका फाइटिंग स्पिरिट नहीं टूटता। वह हेल फाइटिंग स्पाइक निकालता है, 2 बैनर्स भी घुमाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एक एरो दूर से आता है जिसमें जबरदस्त किलिंग इंटेंट है। यह एरो सीधा मेंग हाउ के हार्ट को टारगेट करता है। वह 2 बैनर्स से एरो को रोकता है। बैनर्स टूट जाते हैं। वह हेल फाइटिंग स्पाइक से एरो को रोकता है। स्पाइक भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन एरो अब भी आ रहा है। मेंग हाउ डेस्परेट होकर वुडन स्वॉर्ड निकालता है। एरो उस स्वॉर्ड से टकराता है। बूम! जैसे ही मेंग हाउ का वुडन स्वॉर्ड उस डेडली एरो से टकराता है, एक भयानक ड्रोनिंग साउंड निकलती है। एरो की पावर इतनी ज्यादा थी कि वुडन स्वॉर्ड पीछे धकेल दिया गया और सीधा मेंग हाउ के माथे पर लग गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ता है और वो हवा में घूमता हुआ पीछे गिर जाता है। एरो की पावर खत्म होते ही वो हवा में ऐश बन के उड़ जाता है। इस पल में मेंग हाउ अपनी कल्टीवेशन जर्नी की शायद सबसे बुरी हालत में था। शरीर दर्द से भर गया, आंखों में लाल रग, चोटें गहरी, लेकिन उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब भी जिंदा थी। वह तुरंत अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से एक डेमोनिक कोर निकालता है और निगल जाता है। अर्थली स्पिरिट पिल्स अब खत्म होने वाली हैं। उसकी इंजरीज इतनी सीरियस हैं कि दिमाग भी थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, लेकिन वो खुद को फोकस करता है। अपनी जुबान काट के पेन से होश में आता है। इसी वक्त दूर से एक व्हाइट रोब वाला एक जाइंट ग्रीन लीफ पर उड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में एक्सट्रीम कोल्डनेस है। कोई एरोगेंस नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंस ही इतना डोमिनेटिंग है कि सब समझ जाते हैं ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं। यह है डिंग शिन, वायलेट फेट सेक्ट का चोजन। सिर्फ 22-23 साल का, मगर पहले से ही 9th लेवल क्यूआई कंडेंसेशन पर। ल्यू दाओयुन भी सोचता है, इस उम्र में 9th लेवल, ये तो किसी ग्रेट सेक्ट का चोजन ही हो सकता है। डिंग शिन सीधा बोलता है, मैं डिंग शिन हूं, वायलेट फेट सेक्ट से। सेक्ट लीडर के ऑर्डर पर तुम्हारी मौत लेने आया हूं। यह बंदा केन शुइहेन या लू सॉन्ग से बिल्कुल अलग है। यह असली फील्ड एक्सपर्ट है, रूथलेस, एक्सपीरियंस्ड और साउदर्न डोमेन में फेमस भी। अब मेंग हाउ के सामने 3 वेव्स ऑफ अटैकर्स हैं, 2 8वें लेवल के, 2 9th लेवल के, खुद सीरियसली इंजर्ड और सिचुएशन सुपर डेंजरस। डिंग शिन अप्रोच करता है। ल्यू दाओयुन भी रेडी हो जाता है। जो और शू थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि अब वायलेट फेट सेक्ट भी आ गया है। मेंग हाउ के दिमाग में एक प्लान आता है।
वो अपनी बैग से 5 फेदर्स निकालता है। 4 पहले से फैन में हैं, तो अब 9 फेदर्ड फैन बन जाता है। वो फैन पर चढ़ के फुल स्पीड में भागता है। डिंगशन भी लीफ को प्रिज्मेटिक लाइट में बदल के चेज करता है। लियू दाओयुन भी पीछे लग जाता है। जो और शू भी दौड़ पड़ते हैं। सन हुआ तो ग्राउंड पर ही रह गया, लेकिन वो भी हार नहीं मानता और भागता रहता है। मेंग हाओ का शरीर अब भी खून से भरा है। वुंड से ब्लड निकल रहा है, पर वो डेमोनिक कोर खा के स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेट करता है। तभी वो अपनी बैग से सिल्वर स्पीयर निकालता है। सबकी नजर एकदम स्पीयर पर टिक जाती है। सन हुआ चिल्लाता है, वही सिल्वर स्पीयर, पैट्रियार्क रिलायंस का ट्रेजर। जो और शू की आंखों में भी लालच आ जाती है। मेंग हाओ एकदम पेन भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तुम सबको ये स्पीयर चाहिए ना, लेकिन इसको यूज करने के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट चाहिए जो पावरफुल है, वो ले ले। और वो स्पीयर को पूरी ताकत से दूर फेंक देता है। स्पीयर एक सिल्वर रेनबो की तरह चमक कर दूर उड़ जाती है। सब लोग उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। मेंग हाओ का फैन तुरंत उल्टी दिशा में लाइट की तरह निकल जाता है। ये स्पीयर एक्सीडेंटली या शायद इंटेंशनली उन 3 कोल्ड विंड सेक्ट डिसाइपल्स की तरफ जाती है। जैसे ही स्पीयर उनके पास गिरती है, सन हुआ भी उस डायरेक्शन में दौड़ता है। स्वॉर्ड ऑनरा निकाल के किसी को भी रोकने की कोशिश करता है। पीछे से विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के 10 डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। सब स्पीयर को पाने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जो और शू थोड़ा रुकते हैं, पर जैसे ही देखते हैं कि लियू दाओयुन भी स्पीयर की तरफ जा रहा है, वो भी उसी तरफ दौड़ जाते हैं। सिर्फ डिंगशन रुकता है। उसको मेंग हाओ ही चाहिए, ट्रेजर से कोई मतलब नहीं। वो लीफ को लाइटनिंग की तरह मेंग हाओ के पीछे चला देता है। अब स्पीयर के आसपास एक अलग ही वॉर स्टार्ट हो जाती है। लियू दाओयुन स्पीयर लेने ही वाला होता है, तभी पीछे से झो और शू हेवनली थंडर स्पिरिट चिल्लाते हैं और एक बड़ा ब्लैक थंडर क्लाउड बना के लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं। लियू दाओयुन अपनी कोल्ड एनर्जी से लाइटनिंग को रोकता है, लेकिन थंडर क्लाउड एक्सप्लोड हो जाता है। सभी इंजर्ड हो जाते हैं। इसी बीच स्पीयर जमीन पर गिरती है। कोल्ड विंड सेक्ट के डिसाइपल्स लेने जा रहे होते हैं, लेकिन सन हुआ आ जाता है। ये ट्रेजर्ड आइटम विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट का है। सब स्पीयर पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लियू दाओयुन गुस्से में कोल्ड विंड फिंगर निकालता है सीधा सन हुआ की तरफ। सन हुआ स्पीयर को पकड़ के चिल्लाता है, तुम हार चुके हो, और स्पीयर को वेव करता है। लेकिन स्पीयर एकदम से टूट जाती है, सिल्वर का डस्ट बन जाती है। कोल्ड विंड फिंगर सीधा सन हुआ के चेस्ट में घुस जाता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है। पूरा सीन एकदम साइलेंट हो जाता है। सब शॉक में हैं कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सिल्वर स्पीयर थी। लियू दाओयुन, जो, शू सब स्पीयर के टुकड़े उठाते हैं। ये तो बस सिल्वर का टुकड़ा था। लियू दाओयुन गुस्से में आसमान की तरफ गरजता है, मेंग हाओ! पर तब तक मेंग हाओ और डिंगशन होराइजन के उस पार डिसअपीयर हो चुके हैं। आयरन स्पीयर ने वायलेट फेट सेक्ट के डिसाइपल्स को छूना लगा दिया और सिल्वर स्पीयर ने सन हुआ और लियू दाओयुन को आपस में भिड़वा दिया। 2 बड़े सेक्ट्स के बीच टेंशन क्रिएट कर दी। फैटी के फादर को अगर पता चले कि उनके आर्टिजन्स के बनाए आयरन, सिल्वर और गोल्ड स्पीयर से कितना हंगामा मच गया, तो वो तो शॉक हो जाएंगे। फैटी सुनता तो हंस हंस के पागल हो जाता। मेंग हाओ को खुद भी नहीं पता था कि सिल्वर स्पीयर इतना काम आएगा। अब तो विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट और कोल्ड विंड सेक्ट के लोग उसका पीछा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब आपस में ही उलझन में फंस गए हैं। लेकिन मेंग हाओ अभी भी सीरियस है। उसका चेहरा ग्रिम है, इंजरीज हैवी हैं और वो अपने ट्रेजर्ड फैन पर खड़ा डेमोनिक कोर्स निकल रहा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। पीछे डिंगशन, वायलेट फेट सेक्ट का चोजन, अपने जाइंट लीफ पर बिल्कुल कोल्ड आइस के साथ चेज कर रहा है। उसका मिशन है मेंग हाओ को मारना, चाहे उसके लिए दुनिया के कोने तक जाना पड़े। अगर मेंग हाओ हेल्दी होता तो वो इस चेज को मजे में घुमा सकता था, लेकिन अब इंजरीज और एक्सॉशन की वजह से डेमोनिक कोर्स सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दे रहे हैं। जब भी मेंग हाओ को ग्राउंड पर उतरना पड़ता है, स्पीड स्लो हो जाती है और डिंगशन फिर से एरो शूट करता है। हर बार मेंग हाओ को अपने मैजिकल आइटम्स से डिफेंड करना पड़ता है और हर बार उसके शरीर पर नई चोट लग जाती है। डिंगशन बोलता है, तू बच नहीं सकता। अगर फाइट के बिना सरेंडर कर दे तो मैं तुझे सेक्ट ले जाऊंगा, वहां डिसाइड होगा क्या करना है। मेंग हाओ भी समझाने की कोशिश करता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे तो स्पीयर बेचने पर मजबूर किया गया था। तुम्हारे सेक्ट के लोग मुझे धमका रहे थे। लेकिन डिंगशन एकदम कोल्डली बोलता है, अगर तुम सच में इनोसेंट होते तो वही स्पीयर तोड़ देते। तुमने तो सबको बेवकूफ बनाया है। और फिर से एक एरो शूट करता है। मेंग हाओ थक चुका है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। वो डेमोनिक कोर्स खा खा के अपनी बॉडी को और ज्यादा हानि पहुंचा रहा है, लेकिन डिंगशन को यह सब देख के मजा आ रहा है। वो सोचता है, देखते हैं कितने डेमोनिक कोर्स खा लेगा ये। मरने के बाद शायद इसके अंदर एक बड़ा डेमोनिक कोर मिल जाए। आखिरकार चेस करते करते मेंग हाओ माउंट टाचिंग के पास पहुंच जाता है और फिर नॉर्थ सी दिख जाता है। उसको याद आता है यही वही जगह है जहां पहले उसने डाउ का एक ग्लिम्स देखा था।
उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है और वो सीधा लेक के सेंटर की तरफ फैन पर चढ़ के निकल पड़ता है। डिंगशिन भी पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन जैसे ही मेंग हाउ लेक के बीच पहुंचता है वो रुक जाता है। अब वो भागने नहीं, लड़ने आया है। स्क्रॉल पेंटिंग निकालता है, आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट है। डिंगशिन स्नीयर करता है, अब भाग नहीं रहा, चलो देखते हैं कितना दम है। वो फिंगर वेव करता है, वायलेट लाइट से एक बड़ा बर्ड बन जाता है जो मेंग हाउ की तरफ आता है। मेंग हाउ स्क्रॉल पेंटिंग एक्टिवेट करता है, अंदर से 4 डेमोनिक बीस्ट्स निकलकर वायलेट बर्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। साथ ही मेंग हाउ अपने ट्रेजर्ड फैन को डिसअसेंबल करता है, फेदर्स को फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बना के डिंगशिन पर छोड़ देता है और खुद भी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़ा होकर डिंगशिन की तरफ शूट करता है। डिंगशिन कोल्डली स्माइल करता है, अपने फोरहेड पर इनकेंटेशन पैटर्न बनाता है और वायलेट फेट ऑनरा एक्टिवेट करता है। एक वायलेट रिंग बन जाती है जो एक्सपैंड होते ही मेंग हाउ की फेदर्स को क्रश कर देती है। मेंग हाउ खून थूकता है, लेकिन स्टबर्नेस उसकी आंखों में चमक रही है। वो बैग से एक साथ 100 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकालता है, डिंगशिन पर स्वॉर्ड रेन की तरह बरसा देता है। डिंगशिन स्नीयर करता है, अपने बैग से रेड व्हिस्क निकालता है, एक रेड गस्ट ऑफ विंड से सारे स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है। लेकिन स्वॉर्ड फ्रैगमेंट्स के बीच से 2 वुडन स्वॉर्ड्स निकल आते हैं जो सीधा डिंगशिन की तरफ शूट करते हैं। डिंगशिन तुरंत पीछे हटता है, इनकेंटेशन पैटर्न बनाता है, लेकिन तभी मेंग हाउ अपना ट्रम्प कार्ड फेंकता है। वो ब्लैक नेट जो पहले यूजलेस लग रहा था अब 30 मीटर का होकर डिंगशिन पर गिर पड़ता है। डिंगशिन शॉक में आ जाता है, नेट उसको ट्रैप कर लेता है और वुडन स्वॉर्ड्स उसके चेस्ट की तरफ शूट करते हैं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।